Hello everyone, I'm Bhavna Sania and I'm back with the new video for class 10th and आज की वीडियो में हम पोम कवर कर रहे हैं अमांडा द ट्रीज एंड फॉग। ठीक है, अब जो हमने फर्स्ट डे की वीडियो करी थी उसमें हमने डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस कवर किया था डे 1 में। अब डे 2 में हमने कवर करा था ये 3 वीडियोस, दैट इज अ टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स एंड द बॉल पोम। अब हम करेंगे अमांडा विच इज रिटन बाय रॉबिन क्लाइन, The Trees which is written by Amrin Rich and Fog which is written by Carl Sandburg। तो आज की वीडियो में हम ये कवर करेंगे एंड इसमें हम क्या क्या चीजें देखेंगे मैं एक बार फिर बता रही हूँ, बाकी वीडियोस में भी मैंने बताया है। इसमें सबसे पहले मैं आपको इसकी समरी समझाऊंगी एंड देन वील गो थ्रू दी समरी, हम उसको बहुत अच्छे से एक बार रीड करेंगे। आफ्टर समरी हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं पोएटिक डिवाइसेस। ठीक है, क्या करेंगे, पोएटिक डिवाइसेस। आफ्टर पोएटिक डिवाइसेस हम ये देखेंगे कि पोएम में कोई राइम स्कीम है या नहीं है, अगर है तो वो राइम स्कीम क्या है, पूरा राइम स्कीम का पैटर्न समझेंगे एंड उसके बाद उसी पोम से रिलेटेड हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज हम इस वीडियो में 3 पोम कवर कर रहे हैं, अमांडा द ट्रीज एंड फॉग। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पोम, और जो हमारी फर्स्ट पोम है वो है अमांडा। ठीक है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हम अमांडा के बारे में बात कर रहे हैं। एंड एज यू ऑल नो हु वाज अमांडा, अमांडा वाज अ लिटिल गर्ल। कौन है अमांडा, शी वाज अ लिटिल गर्ल। ठीक है, दूसरी चीज, शी इज ऑलवेज नैक्ड बाय हर मदर। ठीक है, नैक्ड बाय हर मदर, नैक्ड का मतलब क्या होता है कि उसको उसकी जो मदर है हर चीज से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस देती रहती थी, उसको टोकती रहती थी। सो शी वाज ऑलवेज नैक्ड बाय हर मदर एंड ड्यू टू दिस रीजन वो खुद के अपने ही इमेजिनेटिव थॉट्स में रहती थी। क्लियर, समझ आया। तो इस रीजन की वजह से वो खुद ही एक अपने जोन में रहती थी, अपने इमेजिनेटिव थॉट्स में रहती थी, और शी लव्स टू लिव अलोन। ठीक है, शी वांट्स टू बी अलोनर, शी वांट्स टू बी अलोन। क्लियर, समझ आया। तो यही हमने अमांडा के बारे में डिटेल में पढ़ना है एंड अमांडा इज द पोएम विच इज रिटन बाय रॉबिन क्लाइन। ठीक है, रिटन बाय रॉबिन क्लाइन। क्लियर, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू दिस। सबसे पहले हम देखेंगे तो जो फर्स्ट पैराग्राफ था अमांडा का, उसमें क्या किया था, अमांडा की मदर ने उसको इंस्ट्रक्ट किया था कि सिट स्ट्रेट अमांडा, डोंट हाउंच योर शोल्डर अमांडा। ठीक है, डोंट ईट चॉकलेट्स अमांडा, आपका रूम क्लीन होना चाहिए अमांडा, आपके शूज क्लीन होने चाहिए अमांडा। पूरा टाइम, पूरी पोयम में उसकी मदर ने उसको नैक किया है। तो हर एक स्टैंजा के बाद अमांडा अपने आप को इमेजिन करती थी। लाइक फर्स्ट स्टैंजा के बाद अमांडा ने अपने आप को इमेजिन किया लाइक अ मर्मेड हु इज लिविंग अलोन इन द सी। ठीक है, एंड शी इज सो हैप्पी देयर लिविंग अलोन। फिर दूसरे स्टैंजा में हम देखें तो कभी अमांडा ने अपने आप को ऑर्फन गर्ल से कंपेयर किया, हु इज कम्प्लीटली फ्री टू प्ले। ठीक है, कभी अमांडा ने अपने आप को रेपुंजल से कंपेयर किया और उसने ये भी बोला कि अगर मैं रेपुंजल हो जाऊं एंड आई एम लॉक्ड इन अ टावर तो मैं अपने हेयर को कभी फॉल डाउन ना करूं और किसी विजिटर को आने ना दूं। तो इन शॉर्ट अमांडा की मदर हमेशा उसको इंस्ट्रक्ट करती रहती थी, उसको नैक करती रहती थी, जिसकी वजह से अमांडा अपने खुद के थॉट्स में रहती थी कि भाई मुझे अकेला रहना पसंद है, मुझे ये नैगिंग नहीं पसंद है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स इतना ज़्यादा नाक कर देते हैं बच्चों को कि वो अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बच्चे लूज कर देते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली व्हाट द पोएम टेल्स। ठीक है, सो दिस पोएम एक्सप्रेसेस द स्टेट ऑफ लिटिल गर्ल अमांडा। तो एक छोटी सी बच्ची के स्टेट ऑफ माइंड को बताया गया है जिसका नाम है अमांडा, हु इज कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्टेड अबाउट डूज एंड डोंट्स बाय हर मदर। उसकी मदर हमेशा उसको डूज एंड डोंट्स बताती थी कि ये करो अमांडा, ये ना करो अमांडा। ठीक है, गर्ल का नाम है अमांडा एंड उसकी जो मदर है हु इज वेरी मेकिंग हर इरिटेटेड। ठीक है, जो उसको इरिटेट कर रही है एंड उसकी मिस्टेक्स बार 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 पॉइंट आउट कर रही है और उसको समझाने की जगह उसको नैक कर रही है। क्लियर, हर मदर यूज टू गिव इंस्ट्रक्शंस नॉट टू हंच हर शोल्डर्स, नॉट टू हंच हर शोल्डर मीन्स नॉट टू सिट लाइक दिस। ठीक है, समझ आया, सिट अप स्ट्रेट अमांडा। ठीक है, शी रिमाइंड्स हर टू फिनिश हर होमवर्क ऑन टाइम। ठीक है, तो जो लिटिल गर्ल है अमांडा, शी वॉन्ट्स टू गेट दैट फ्रीडम जो उसको नहीं मिली। सो शी इज ऑलवेज ड्रीमिंग अबाउट द फ्रीडम ऑफ द लाइफ इन द ओपन। कभी अपने आप को मर्मेड डिस्क्राइब करती है कि मैं एक सी में, ओपन सी में, एमरल्ड ग्रीन सी में अकेले रह रही हूँ। कभी अपने आप को रेपुंजल डिस्क्राइब करती है कि मैं टावर में अकेले रह रही हूँ। कभी अपने आप को ऑर्फन गर्ल डिस्क्राइब करती है।
ठीक है. Her mother always believed that she sits in a sluggish manner. स्लगिश मतलब एकदम ऐसे झुक के बैठना. ठीक है, समझ आया. टू दिस अमांडा यूजेस हर इमेजिनेशन टू एस्केप हर पेरेंट्स डे टू डे कमांड्स. ठीक है, उसने इमेजिनेशन में क्या बोला, शी क्लेम्स दैट देयर इज अ सरनेम एमरल्ड सी विद ओनली मी एज अ रेजिडेंट. तो उसने एक एमरल्ड सी इमेजिन करी और उसने कहा कि उस एमरल्ड सी में मैं ही एक रेजिडेंट हूँ. आई एम अ मरमेड and I am the only one living there. ठीक है, she finds tranquilly in her made up वो यूनिवर्स. तो अपने खुद के बनाए हुए यूनिवर्स में उसको विक्ट्री मिल रही है, फ्रीडम मिल रही है, हैप्पीनेस मिल रही है, जहाँ पे कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है. अमांडा imagines herself as a free spirited mermaid gliding across the green sea gentle waves. ये ऑलरेडी समझा चुकी हूँ. amidst this, amidst का मतलब होता है in the middle of this, Amanda is also dragged out of her dream by her mother's question on whether she cleans her room and shoes. तो जैसे ही वो अपने आप को मर्मेड डिस्क्राइब करती है, उस इतनी देर में उसकी मदर उससे फिर से एक क्वेश्चन पूछती है, और वो क्या पूछती है कि क्या तुमने अपना रूम या अपने शूज को साफ किए हैं. फिर अमांडा को दूसरी डे ड्रीम आती है, अनदर डे ड्रीम. एंड इन अनदर डे ड्रीम शी इमेजिन हरसेल्फ लाइक एन ऑर्फन गर्ल. ठीक है, जो इधर उधर वॉन्डर कर रही है, बेयरफुट मतलब एकदम नंगे पैर. ठीक है, एक साइड उसको मदर उसकी अपने आप को क्लीन करने को कह रही है, अपनी चीज़ों को क्लीन करने को कह रही है, और दूसरी चीज़ वो ये इमेजिन कर रही है कि वो नंगे पैर मिट्टी में खेल रही है इन गोल्डन साइलेंस. और उसने साइलेंस को गोल्डन इसलिए बोला क्योंकि वहाँ उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है. एंड अनइंटरप्टेड फ्रीडम. शी अटर्स दैट शी वुड हैव एंजॉयड हर फ्रीडम देन बाय मेकिंग द पैटर्न ऑफ अ बेयर फीट ऑन द सैंड. तो वो कह रही है कि मैं बेसिकली अपनी लाइफ एंजॉय कर रही होती, नंगे पैर मिट्टी पे खेल रही होती और मिट्टी पे अपने पैरों के पैटर्न्स बना रही होती. ठीक है, समझ आया. सो शी वांटेड टू लिव लाइक दैट पीसफुल लाइफ. Her mother's nagging complaints break her daydream. The mother forbade Amanda not to eat chocolate because of her acne and pimples. She also rebukes her for not looking at her while she's talking to her. तो उस टाइम पे अमांडा की मदर फिर उसको नैक करती है कि व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू लुक एट मी, लुक एट माई आई स्ट्रेट, लुक एट मी स्ट्रेट. ठीक है, टेक केयर ऑफ योर एक्ने एंड पिम्पल्स, डोंट ईट सो मच चॉकलेट. और इस टाइम पे वो एक और डे ड्रीम करती है, और वो किसकी डे ड्रीम होती है, वो होती है रिपुंजल की. दैट शी इज लिविंग इन अ लॉन्ग टावर. ठीक है, जहाँ पे कोई आ नहीं सकता. ठीक है, सो हेयर अमांडा इज एंजॉइंग अनदर ड्रीम जिसमें वो अपने आप को फैंटेसाइज कर रही है एज रिपुंजल. ठीक है, रिपुंजल कौन है? रिपुंजल इज बेसिकली अ करेक्टर, अ प्रोटैगनिस्ट, मेन करेक्टर इन द फेरी टेल. एंड शी वांट्स टू लिव लाइक हर इन अ ह्यूज टावर. ठीक है, पीसफुली, जहाँ पे कोई ना आ सके ना, और कोई बेसिकली वो अकेले रहना चाहती है उस टावर पे. ठीक है, शी ड्रीम्स दैट शी विल नेवर लेट डाउन हर हेयर. अब रिपुंजल फेरी टेल में क्या हुआ था कि रिपुंजल को उस टावर में एक उसकी विच ने बंद कर रखा हुआ था. उसको अपने हेयर विंडो से नीचे गिराने पड़ते थे, उसके बहुत लंबे हेयर थे जिसको चढ़ के वो विच आती थी रिपुंजल के पास. तो वो कह रही है कि अगर मैं रिपुंजल बन जाऊं तो आई विल नेवर लेट डाउन हर हेयर फ्रॉम द टावर लाइक रिपुंजल. इन द टावर शी विल लिव अलोन एंड हैव अ पीसफुल लाइफ. क्लियर? शी विल नेवर अलाउ एनीवन टू कम टू द टावर. फाइनली उसकी मदर फॉरबिड करती है कि भाई इतने मूडी मत बनो अमांडा, क्योंकि शी डजंट वांट एनीवन टू मेक हर फील कि इसकी मदर हर टाइम उसको नाक करती रहती है, जिसकी वजह से अमांडा का मूड ऑफ रहता है. ठीक है, सो शी डजंट वांट एनीवन टू मेक हर फील गिल्टी दैट शी इज हरासिंग हर डॉटर. एंड एट दिस टाइम द पोएट हैज नॉट रिटन एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम अमांडा साइड. तो जब उसकी मदर ने लास्ट में उसे बोला कि डोंट बी सो मूडी अमांडा, अपनी शक्ल को ठीक करके बैठो, बिकॉज आई डोंट वांट एनीवन टू थिंक कि मैं तुम्हें हर टाइम नैक करती रहती हूँ. तो इसके बाद पोर्ट ने कहीं पे भी अमांडा का रिस्पॉन्स नहीं मेंशन किया. दिस कॉन्स्टेंट नैगिंग हैज मेड हर सो अपसेट दैट शी हैज इवन स्टॉप्ड ड्रीमिंग फॉर herself as someone else. She always tried this only in order to escape from the continuous harassment and dominance of her parents. तो बेसिकली अमांडा डे ड्रीमिंग क्यों करती थी? क्योंकि वो अपनी लाइफ से, उस कंटिन्यूस हरासमेंट से थोड़ा सा दूर जाना चाहती थी. अमांडा's parents feel that she is not reacting because she is annoyed. अमांडा के पेरेंट्स को लगा कि she is not reacting क्योंकि वो annoyed हो चुकी है. Her actions have made her parents look bad.
and they are concerned about their image. So they are anxious about how society would judge them if their youngster is constantly grumpy. तो अगर अमांडा हमेशा grumpy रहेगी तो लोगों को लगेगा कि इसको डांटा गया है, उसके पेरेंट्स उसको हरास कर रहे हैं, इसलिए उसके पेरेंट्स ने एंड में उसको ये इंस्ट्रक्शन दिया कि अपना मूड ठीक रखो, डोंट बी सो ग्रम्पी अमांडा. ठीक है. अब इस पोएम की थीम क्या है, थीम देखते हैं. सो इन द पोएम अमांडा द सेंट्रल थीम इज मेजरली फोकस्ड ऑन कंट्रोल एंड फ्रीडम. द फिगर्स ऑफ अमांडा हु रिप्रेजेंट्स द लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम एंड हर मदर हु रिप्रेजेंट्स द इंस्ट्रक्शनल कंट्रोल ओवर फ्रीडम हाईलाइट्स द कंट्रास्ट. तो कंट्रास्ट बताया हुआ है, एक तरफ उसकी फ्रीडम खत्म हो गई है, उसकी मदर हर टाइम उसे नैग कर रही है, और दूसरी तरफ वो अपनी फ्रीडम को डे ड्रीम कर रही है. क्लियर. सो अमांडा इज द नरेटिव ऑफ अ लिटिल गर्ल जिसके पेरेंट्स उसको कंटिन्यूसली रेगुलेट करते हैं, उसको एडवाइस करते हैं ये करो ये ना करो. एंड अमांडा's freedom is limited by any type of instruction or intervention. The poet also focuses on elements of raising children and how parents will go to any length to ensure that their child is well educated. तो इसमें एक और चीज़ हाईलाइट करी है पोएट ने, वो ये हाईलाइट किया है कि जो पेरेंट्स है कैसे उन्हें अपने बच्चों को रेस करना चाहिए एंड कैसे उनको बेटर शिक्षा देनी चाहिए. क्लियर. बेटर मॉरल्स देने चाहिए इंस्टेड ऑफ नैगिंग हर ऑल टाइम, और उनको वेल एजुकेटेड कैसे बनाना चाहिए. क्लियर. समझ आया. अब हम बात करते हैं इसकी राइम स्कीम की. राइम स्कीम के लिए मैंने ये स्टैंजास दिए, एक स्टैंजा ये रहा, एक स्टैंजा ये रहा, स्टैंजा 3 यहाँ पे है एंड स्टैंजा 4 यहाँ पे है. तो इन सारे स्टैंजा पे एक बार हम राइम स्कीम पे नजर मार लेते हैं कि क्या राइम स्कीम है. क्लियर. समझ आया. So let's see that Amanda is A. Here Amanda is A. दोनों राइम कर रहे हैं. Amanda A. Straight another word हो गया तो इसको मैंने B ले लिया. And again Amanda is A. ठीक है. समझ आया. Straight हो गया. ठीक है. समझ आया. So A B A first paragraph. ठीक है. अब C me और ब्लिसफुली तीनों में ई आ रहा है एंड में, तो ये हो गया ट्रिपल सी. तो ए बी ए ट्रिपल सी, ये देख रहे हो ए बी ए ट्रिपल सी. एक बार हम नेक्स्ट आंसर भी देखते हैं कि क्या यही है. सो ये रहा अमांडा पहला वर्ड है, दूसरी लाइन में भी अमांडा है तो ये हो गया ए शूज हो गया बी, अमांडा हो गया ए, स्ट्रीट फीट स्वीट तीनों राइमिंग होगा सी. तो ए बी ए सी. वैसे ही आप थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ करोगे. ठीक है. तो थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ करने के बाद भी आपकी यही राइम स्कीम आएगी ए बी ए सी. क्लियर. अब हम आते हैं पोएटिक डिवाइस पे. लेट्स सी द स्टैंजा 1 पोएटिक डिवाइस. सबसे पहले है एनाफोरा. एनाफोरा क्या है? इट इज द रेपिटेशन ऑफ अ वर्ड एट द स्टार्ट ऑफ 2 और मोर कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स. ठीक है. मतलब 2-3 लाइन्स इकट्ठे हैं, उसके स्टार्टिंग वर्ड जो रिपीट हो रहे हैं वो है एनाफोरा. जैसे आप ये देख रहे हो, मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ. लेट मी मार्क विथ अनदर पेन. डोंट 2 कॉन्जिक्यूटिव लाइन में डोंट रिपीट हो रहा है, तो ये डोंट क्या हो गया आपका एनाफोरा हो गया कि 2 to 3 कॉन्जिक्यूटिव लाइन में जो वर्ड्स है वो रिपीट हो रहे हैं. ठीक है. उसके बाद ये अमांडा रिपीट हो रहा है, तो ये भी रेपिटेशन हो गया, लेकिन ये रेपिटेशन हुआ, ये एनाफोरा नहीं हुआ. अब इसमें डिफरेंस क्या है कि मैम आप ये बोलोगे कि मैम यहाँ पे भी अमांडा रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी डोंट रिपीट हो रहा है. रिपीट तो हो रहा है ना, तो अमांडा भी एनाफोरा हो सकते हैं. नहीं, अमांडा एनाफोरा नहीं है, क्योंकि एनाफोरा वही होता है जब आपके स्टार्टिंग में रिपीट होता है. 2 कॉन्जिक्यूटिव या 3 कॉन्जिक्यूटिव लाइन के जो स्टार्ट वाला वर्ड है वो रिपीट होता है, तब हम इसे कहते हैं एनाफोरा. क्लियर. समझ आया. क्लियर. यस. अब आता है एपीफोरा. ठीक है. एपीफोरा क्या हो गया? रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड. अगेन एनाफोरा एपीफोरा दोनों रिपीटेशन ऑफ वर्ड है, लेकिन यहाँ पे आता है एंड. ठीक है. एनाफोरा में आता है स्टार्ट और एपीफोरा में आता है एंड. तो अगर मैं इसकी बात करूं तो अमांडा यूज हुआ हुआ है, तो ये येलो कलर का क्या हो गया? ये येलो कलर का हो गया आपका एपीफोरा. क्लियर. समझ आया. सो स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड में रिपीट होगा 2-3 कॉन्जिक्यूटिव लाइन में स्टार्टिंग वाला वर्ड, तो एनाफोरा. एंडिंग वाले वर्ड होंगे जो रिपीट हो रहे होंगे 2-3 कॉन्जिक्यूटिव लाइन में, वो होगा आपका
एपीफोरा। क्लियर। अब आता है एसोनेंस। अगर मैं एसोनेंस की बात करूं तो एसोनेंस क्या बोलता है, जब किसी एक लाइन में वोवल की साउंड अ ई ए आई ओ यू ये साउंड रिपीट हो रही होती है, वोवल की साउंड काफी प्रोमिनेंट होती है, ठीक है, वो होता है एसोनेंस। जैसे अमांडा की मदर ने बोला था डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा, ये डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा, तो ओ की साउंड काफी प्रोमिनेंट है इस लाइन में, तो ये हो गया आपका एसोनेंस। क्या हो गया, ये आपका एसोनेंस। अब आता है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म, जब हम किसी चीज को कुछ और सिंबलाइज करते हैं वो होता है सिंबोलिज्म। जैसे ये एमरल्ड है, एमरल्ड इज ऑफ ग्रीन कलर, ग्रीन कलर का स्टोन होता है, तो इन्होंने एमरल्ड को किससे किया हुआ है, सिंबलाइज सी से, कि ग्रीन कलर की सी है, तो ये हो गया आपका सिंबोलिज्म। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका इमेजरी। इमेजरी तो पूरा ही पैराग्राफ हो गया, द होल पैराग्राफ इज इमेजरी, whole paragraph is imagery, because yes, we can imagine everything. We can imagine her mother, that Amanda's mother is nagging her कि don't bite your nails, don't hunch your shoulder, stop slouching and sit up straight, ठीक है। एंड यहाँ पे वो ग्रीन सी है जिसमें वो अकेली हैबिटेट है, शी इज लिविंग लाइक अ मर्मेड एंड हु इज वेरी हैप्पी, तो ये सब चीजें बहुत विजुलाइज कर सकते हैं, हम इमेजिन कर सकते हैं, तो दैट इज इमेजरी। अब एलिट्रेशन की बात करूँ, एलिट्रेशन क्या होता है, जब दो तीन क्लोजली प्लेस्ड वर्ड या इकट्ठे प्लेस्ड वर्ड जो है उनका स्टार्टिंग ऑफ द लेटर की साउंड रिपीट हो रही होती है, उसे हम कहते हैं एलिट्रेशन। जैसे आता है स्टॉप स्लाउचिंग, क्या होता है, स्टॉप स्लाउचिंग, ठीक है, ये स्टॉप का एस एंड सिट, ये देख रहे हो, स्टॉप स्लाउचिंग, सिट स्ट्रेट, सिट स्ट्रेट, तो ये जो ग्रीन कलर में मैंने मार्क किया है ये क्या हो गया आपका एलिटरेशन। व्हाट इज दिस, एलिटरेशन। क्लियर, दिस इज एलिटरेशन। अब आता है एल्यूजन। एल्यूजन, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पीशी, ठीक है, ये चीज देख लो, एल्यूजन क्या होता है, जब हम फेमस और इमेजिनरी पर्सन या एनिमल स्पीशी या थिंग की बात कर रहे हैं जो कि फेमस है काफी, वहां पे एल्यूजन होता है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फेमस एनिमल, फेमस थिंग, फेमस पर्सनालिटी, ठीक है, तो ये पे यहाँ पे क्या हो गया एल्यूजन, मर्मेड, तो ये मर्मेड एल्यूजन हो गया, बिकॉज मर्मेड इज अ वेरी फेमस एनिमल स्पीशी, ठीक है। आता है रेपिटेशन। रेपिटेशन देख रहे हो, अमांडा रिपीट हुआ है, अमांडा रिपीट हुआ है, अमांडा रिपीट हुआ है, सो दिस इज रेपिटेशन, ठीक है। उसके बाद आता है अ मेटाफर। मेटाफर क्या है यहाँ पे, मेटाफर यहाँ पे ये मर्मेड ही है, ठीक है। मर्मेड क्यों है मेटाफर, बिकॉज अमांडा इज बेसिकली कंपेयरिंग हर सेल्फ एज मर्मेड, ठीक है, और बिना लाइक और एज के कंपैरिजन है तो सिंपली तो हो नहीं सकता, तो ये होगा मेटाफर। क्लियर। Now we are moving on to the next stanza, and this is stanza 2. Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. I'm an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. ठीक है, अब यहाँ पे पोइटिक डिवाइस देखते हैं क्या क्या यूज हुई है, तो यस आई विल हाईलाइट विद डिफरेंट पेन्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनाफोरा की। अभी मैंने एनाफोरा और एपीफोरा में आपको डिफरेंस बताया। एनाफोरा क्या होता है, जब दो तीन कॉन्जिक्यूटिव लाइंस में फर्स्ट वर्ड रिपीट हो रहा होता है, दैट इज एनाफोरा, ठीक है। सो डिड यू, ठीक है, ये क्या हो गया आपका एनाफोरा, ठीक है, क्या हो गया एनाफोरा। एपीफोरा एकदम इसका अपोजिट होता है। एपीफोरा क्या होता है, जब दो तीन कॉन्जिक्यूटिव लाइन के एंड वाले वर्ड रिपीट हो रहे हैं, ई से एंड, ई से एपीफोरा, तो अमांडा अमांडा अमांडा, ये हो गया एपीफोरा। इनफैक्ट एपीफोरा के साथ साथ ये आपका रेपिटेशन भी हो गया, ठीक है, एपीफोरा भी हो गया, ये आपका रेपिटेशन भी हो गया, ठीक है। एसोनेंस अभी बताया, जब वोवल की साउंड किसी लाइन में अ ई आई ओ यू की साउंड वोवल में काफी ज्यादा प्रोमिनेंट होती है, ठीक है, वो होता है एसोनेंस, ठीक है। और ये किसमें एसोनेंस यूज हुआ है, लेट मी मार्क इट फॉर यू। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज
अमांडा, ठीक है। ये आपका एसोनेंस है। ये एसोनेंस क्यों है? क्योंकि इसमें ओ की साउंड काफी प्रोमिनेंट है पूरी लाइन में, ठीक है। फिर आता है मेटाफर। यहाँ पे दो मेटाफर है। एक तो ये हो गया साइलेंस इज गोल्डन, लेट मी जस्ट मार्क इट फॉर यू, साइलेंस इज गोल्डन। उसने साइलेंस को गोल्डन से कंपेयर किया गया है। दूसरा, शी कंपेयर हर सेल्फ टू बी एन ऑर्फन। तो ये दोनों आपके क्या हो गए? मेटाफर। क्लियर? ये दोनों हो गए मेटाफर। सो दिस इज वेरी इजी. Now we are moving on to the next stanza. Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? I am Rapunzel. I have not cared. Life in a tower is tranquil and rare. I'll certainly never let down my bright hair. ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या यूज हुआ है? सबसे पहले इसमें हुआ है एपीफोरा यूज, ठीक है। एपीफोरा यूज हुआ, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। एपीफोरा क्या होता है? जब 2-3 कॉन्जिक्यूटिव लाइन में आपका वर्ड एंड में रिपीट हो रहा होता है, दैट इज एपीफोरा। क्लियर? फिर दूसरा आता है एसोनेंस, ठीक है। एसोनेंस जब वोवल की साउंड काफी प्रोमिनेंट होती है, ठीक है, काफी ज्यादा प्रोमिनेंट होती है पूरी लाइन में, ठीक है। समझ आया? अब ये देखो, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। तो ये आपका एसोनेंस हो गया, क्योंकि ई की साउंड, आई की साउंड काफी ज्यादा इस लाइन में प्रोमिनेंट है। क्लियर? कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट क्या होता है? जब कॉन्सोनेंट की साउंड ए ई आई ओ यू के अलावा बाकी लेटर्स की साउंड काफी प्रोमिनेंट होती है पूरी लाइन में, ठीक है। तो आई एम Rapunzel, ठीक है। आई हैव नॉट अ केयर, आई एम Rapunzel, आई हैव नॉट अ केयर। ये पूरा कॉन्सोनेंट्स में हुआ है, र Rapunzel, नॉट केयर, ठीक है। उसके बाद लाइफ इन अ टावर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। यहाँ टी की साउंड काफी प्रोमिनेंट है, यहाँ आर की साउंड काफी प्रोमिनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया यूज? ये हो गया हमारा कॉन्सोनेंट्स। क्या हो गया? कॉन्सोनेंट्स। क्लियर? एपीफोरा आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। अच्छा, ठीक है, एपीफोरा हो गया। रेपिटेशन, जो एपीफोरा है वो ही रेपिटेशन होगा, ठीक है। तो ये रेपिटेशन भी हो गया, अमांडा अमांडा अमांडा, ठीक है। उसके बाद मेटाफर हो गया। मेटाफर क्या हुआ? अमांडा इज कंपेयरिंग हर सेल्फ टू Rapunzel, ठीक है। अमांडा इज कंपेयरिंग हर सेल्फ टू Rapunzel, ठीक है। एक एल्यूजन हो गया कि यहाँ पे किसी फेमस थिंग, ठीक है, एनिमल स्पीशीज या इमेजिनरी पर्सन की बात की हुई है। तो यहाँ पे कौन से इमेजिनरी पर्सन की बात हुई है? Rapunzel। तो Rapunzel आपका जो है ये आपका एल्यूजन हो गया। क्लियर? सो ये बहुत ईजी था. Now we are moving on to the next poetic device. Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think I nagged at you, Amanda. तो सबसे पहले आपको ये देख के ही समझ आ गया, ये हो गया एपीफोरा. ठीक है, मैं फिर से बता रही हूँ एपीफोरा क्या होता है. एपीफोरा होता है कि जब 2-3 कॉन्जिक्यूटिव लाइन में लास्ट वर्ड रिपीट होता है, दैट इज एपीफोरा. ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, अमांडा अमांडा 3 बार यूज हुआ है, तो ये हो गया आपका रेपिटेशन. ठीक है, एपीफोरा हो गया, रेपिटेशन हो गया. उसके बाद आता है एलिट्रेशन. ये है आपका एलिट्रेशन. एलिट्रेशन क्या होता है, स्टॉप दैट सर्किंग. मतलब जो 2-3 क्लोजली रिलेटेड वर्ड होते हैं उसके जो स्टार्टिंग का साउंड होता है वो रिपीट हो रहा है, तो स्टॉप सर्किंग में स रिपीट हो रहा है. सो दिस इज एलिट्रेशन. तो एलिट्रेशन कवर हो गया, एपीफोरा कवर्ड हो गया, रेपिटेशन कवर्ड हो गया. दैट्स ग्रेट. यहाँ पे हमारी पूरी पोएम कवर हो गई. अब आते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे. ठीक है, सो सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट. और एक्सट्रैक्ट क्या कहता है, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, सिट अप स्ट्रेट अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग अमांडा, सिट अप स्ट्रेट अमांडा. ठीक है, सो द पर्पस ऑफ द स्पीकर वर्ड्स इन द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टू. स्पीकर कौन है, सबसे पहले इन लाइन्स की स्पीकर है मदर. उनका पर्पस क्या है, टू शो द स्पीकर्स पावर ओवर द लिसनर, नो. Make the listener a better human, no. Advise the listener as an elder, no. She was not also advising, she was nagging. Improve the listener's posture and habit, yes. So through these words she wants to improve the listener's posture and habit. Pick the option that lists the image that correctly corresponds to the speaker's mood. Speaker's mood. Speaker कौन है, mother. And she is very angry. क्या है, angry. तो ये third one हो गया, option C.
Alliteration is a literary device that is used in the extract. Which of the following option does not include the example of literary device? Alliteration की बात करूँ तो alliteration यूज हुई है इसमें stop that slouching. अभी मैंने आपको alliteration बताया. alliteration क्या होता है? जब दो तीन क्लोजली प्लेस्ड वर्ड की जो स्टार्टिंग ऑफ द साउंड है वो रिपीट होती है. स्टॉप स्लाउचिंग, सर सर, ठीक है, दैट इज एलिट्रेशन. तो आपने बताना इसमें कहीं एलिट्रेशन यूज हुई है. एलिट्रेशन इज अ लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द एक्सट्रैक्ट. तो अब देखो एक्सट्रैक्ट में एलिट्रेशन यूज हुई है. लेट्स सी कहाँ हुई है. यहाँ पे हुई है स्टॉप दैट स्लाउचिंग में, ठीक है. तो दोनों में स आ गया. स्टॉप स्लाउचिंग. सो जब स्टार्टिंग ऑफ द साउंड दो तीन क्लोजली रिलेटेड वर्ड्स की रिपीट हो रही होती है, दैट इज एलिट्रेशन. तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट इंडिकेट द एग्जाम्पल ऑफ दिस लिटरेरी डिवाइस. डज नॉट आ रहा है, ठीक है. ए पार्ट, द मून एंड द शिमरिंग स्टार्स वॉच्ड ओवर अस, यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये अगर आप बोलो ऐसे ऐसे तो ये श की साउंड और ये स की साउंड है, तो सेम साउंड नहीं है, ठीक है. बी, तो एक तो ए आंसर है कि भाई इसमें नहीं यूज किया गया एलिट्रेशन. बी है विद दैट चार्मिंग चैट. चार्मिंग चैट में एलिट्रेशन आ गया. कैथरीन चोज कंफर्ट, कैथरीन कंफर्ट, और ये चोज इसके साथ आ गया, ठीक है. समझ आ गया. तो यहाँ पे एलिट्रेशन है. अवे रन द पैथेटिक पूछ पाउटिंग लाइक अ प्रिंसेस. पैथेटिक पूछ पाउटिंग प्रिंसेस, ये हो गया आपका एलिट्रेशन, ठीक है. DG was driving down day after day. DG was driving down day after day पूरे सेंटेंस में एलिट्रेशन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए. ऑप्शन ए में एलिट्रेशन नहीं यूज हुआ हुआ. Clear? Then we are moving on to the next question. What does the repetition of Amanda at the end of each line reflect? हर एक लाइन के एंड में अमांडा 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 लिखा हुआ है, उससे क्या रिफ्लेक्ट करता है? क्या ये स्पीकर बता रहा है, डिस्क्राइब हु द स्पीकर इज टॉकिंग टू, ये डिस्क्राइब कर रहा है कि स्पीकर किससे बात कर रही है? नहीं. क्या ये एब्सेंट माइंडेडनेस रिप्रेजेंट कर रहा है लिसनर की? नहीं. इट शोज द फ्रस्ट्रेशन ऑफ द स्पीकर. यस, वी कैन से दैट इट शोज द फ्रस्ट्रेशन ऑफ द मदर. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है. सेलेक्ट द ऑप्शन दैट फिट्स विद द फॉलोइंग. एक ऑप्शन बताना जो इनके स्लाउचिंग और स्ट्रेट के साथ फिट हो. तो स्लाउचिंग और स्ट्रेट अपोजिट हो गया. स्लाउचिंग इज सिटिंग लाइक दिस एंड स्ट्रेट इज सिटिंग लाइक दिस. क्लियर? समझ आया. तो अब लेजी और अजाइल. लेजी एंड अजाइल इज अपोजिट. लेजी एंड अजाइल. अजाइल जो लेजी नहीं होता. ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट नहीं हो सकता. फॉरगेटफुल एंड लाइवली नहीं हो सकता. जेनरस और लिबरल नहीं हो सकता. तो यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर? देन आता है अगेन अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट यू हैव टू आंसर. और एक्सट्रैक्ट है आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट. आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट. The silence is golden, the freedom is sweet. Clear? The tone of the given line is. क्या analytical है, analysis है? नहीं. क्या despairing है? क्या वो sad लग रही है इस tone से? नहीं. क्या वो peaceful है इस tone में? Yes, she is peaceful, that she is living like an orphan wandering around here and there, playing in bare feet and making soft pattern, and she is saying that the silence is very golden and freedom is very good. तो ये peacefulness describe की गई है, तो इसका आंसर क्या होगा? peacefulness. Clear? समझ आया? पीसफुलनेस. Read the statement A and B given below and choose the option that correctly evaluate these statements. Statement A. The figure I imagines a less than realistic view of being an orphan. और statement B है the figure I does not like the speaker. So अब हमें बताना है क्या A true है and B false है according to the extract, या फिर B A is true but B cannot be clearly inferred. या A तो true है that she the figure I मतलब अमांडा imagines a less than realistic view. भाई obviously वो less than real view तो नहीं है, ठीक है. and that she is being an orphan. और दूसरा I does not like the speaker, ऐसा नहीं है, हम इसे clearly infer नहीं कर सकते whether she likes her mother or not. Clear? So yes, A is true but B cannot be clearly inferred from the extract. The golden is silence contrasted with. golden is silence, ठीक है. पीसफुल, तो इसको किससे कंट्रास्ट किया गया? chaos of the street, no. constant instruction received, yes, it is contrasted with constant instruction received because she was sick and tired of getting constant instruction from her parents and she wanted a golden silence. तो ये इससे contrast में है, ठीक है. the rhyme scheme is triple A in the above extract. एक बार rhyme scheme देते हैं. street, bare feet एंड स्वीट. तो ये ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया, करेक्ट, ठीक है. इज फॉलोड इन ऑल अदर स्टैंजर्स. द पोएम दैट आर रिटन इन पैरेंथेसिस इज. व्हाई?
The rhyme scheme AAA in the above extract is followed in all the other stanzas of the poem that are written in parenthesis, that is bracket y. तो parenthesis मतलब bracket में जितने भी stanzas लिखे गए हैं poem में, ठीक है, उन सबकी rhyme scheme है AAA. तो can you tell why? Reason देखते हैं कि भाई it shows द सिंप्लिसिटी ऑफ द चाइल्ड्स थॉट. नहीं, उसकी थॉट्स में कहीं पे भी सिंप्लिसिटी तो नहीं थी. ठीक है, समझ आया. उसके बाद इट रिफ्लेक्ट्स द हार्मनी एंड रिदम ऑफ द चाइल्ड्स इन अ वर्ल्ड. यस, इट रिफ्लेक्ट्स द हार्मनी एंड रिदम ऑफ द चाइल्ड्स इन अ वर्ल्ड. कि उसका इन अ वर्ल्ड क्या कह रहा है. इट मिरर्स अ चाइल्ड एक्सप्रेशन. तो हाँ, चाइल्ड के एक्सप्रेशन को बिल्कुल कॉपी किया गया है. इट हाईलाइट्स द पोएट एस्थेटिक सेंसिबिलिटी. नो. सो 2 and 3. तो ये सी ऑप्शन हो गया 2 and 3. क्लियर. Now we are moving on to the next slide, and next slide says that pick the option that lists the usage of the word pattern as in the extract above. That is lovely pattern for the wallpaper. ठीक है, पैटर्न बताना है. जो पैटर्न वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है ना, तो आपने वो पैटर्न वर्ड बताना है कि इसका उस पैटर्न मतलब कॉपी करना. वो अपने बेसिकली पैर रख के सॉफ्ट डस्ट पे उसका पैटर्न बना रही है, ड्रॉ कर रही है. तो पैटर्न किससे किया हुआ है? दैट इज अ लवली पैटर्न फॉर वॉलपेपर. नो. Pick the option that lists the usage of the word pattern as in the extract. Okay. He decided to wear a patterned shirt. No. Poetry is a form of pattern making. No. She patterned her hair after her favorite celebrity. Yes, she copied the hairstyle of her favorite celebrity. एंड यहाँ पे उसने पैरों को मिट्टी पे रख के उसका भी पैटर्न कॉपी किया है. सो यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. क्लियर. Which options completes the popular adage given below? ठीक है, precious are the words for silence is gold. नहीं, speech is silver, silence is gold. Yes, हम इसके साथ कर सकते हैं. This is very famous popular adage. Speech is silver and silence is gold. A transferred epithet. Transferred epithet क्या? एक literary device है where the modifier or epithet is transferred from the noun. It is meant to describe the other noun in the sentence. ठीक है, meant to describe the other noun. Soft dust, hushed feet. ठीक है, hushed यहाँ पे bare feet को describe किया गया. तो yes, hushed bare feet, basically hushed is basically described for नंगे पैर. So yes, this is transferred epithet. What image correspond to what Amanda is doing in this extract? तो image क्या कर रही है? लाइट बत्ती जली है? नहीं. सेल्फ ड्रीमिंग कर रही है, डे ड्रीमिंग कर रही है? यस. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, एंड नेक्स्ट स्लाइड में है अगेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दिस. I am Rapunzel, I have not a care. Life in a tower is a tranquil and rare. I'll certainly never let down my bright hair. Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. Which of these reflect the speaker's tone in the second stanza of the extract? तो जो second stanza extract का, I'll tell you कौन सा है stanza. ये है second stanza extract का. ठीक है, इसमें आपने स्पीकर की टोन बतानी है. क्या वो क्रिटिकल थी? हाँ, वो क्रिटिकल थी. वरिड थी? नहीं. कंसर्न थी? नहीं. सिंपैथेटिक भी नहीं थी. कमांडिंग थी. तो 1 and 5, दैट इज ऑप्शन ए, 1 and 5. Next, why was the line 6 of the extract being referred as ironical? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anyone would think I nagged at your mother. ये ironical क्यों है? क्योंकि उसकी मम्मी ने ये कहा कि कोई भी ये सोचेगा कि मैं तुम्हें कितना nag करती हूँ, कितना टोकती हूँ. तो क्या ये रियलिटी नहीं थी? ऑब्वियसली ये रियलिटी थी. उसमें सोचना क्या है? सो हेयर द irony is used. ठीक है, समझ आया? So yes, line 6 of the extract is ironic because the speaker is doing what she says she is not doing. Doing that is nagging Amanda. Identify the reason Amanda says she never let her hair down. Because she has very short hair? Nahi. She likes her hair a lot? No. She wishes to be left alone? Yes, she wishes to be left alone in that tower. That is the reason she said that I will never let my hair down. ठीक है, complete the analogy with the word from the extract. Life, death, this is opposite. Grinning, sulking. Grinning गुस्सा करना, sulk करना, सिसक के रोना. ठीक है, select the sentence in which the word bright is used in the similar manner as line 3 of the extract. I'll certainly never let down my bright hair.
Shaker is a very bright child. No. Rama looked bright and chirpy today. No. Bobby's shirt was so bright and cheerful. This is option C. Clear? So now we are moving on to the next one. Would you call Amanda a disrespectful child? Provide one reason to justify your opinion. No, Amanda is not necessarily a disrespectful child. She daydreams as a coping mechanism to deal with constant criticism, seeking solace in her imagination. So she is being constantly nagged by her mother, constantly usko criticism mil raha hai. That is the reason she is daydreaming and she is happy in her imagination. What kind of an image does languid emerald sea evoke? The phrase languid emerald sea evoke an image of a calm mermaid की बात बताई हुई है, calm सॉरी सी का बताया हुआ है जो कि बहुत काम होती है, स्लो मूविंग होती है, ट्रैंक्विल सी विद अ वाइब्रेंट ग्रीनिश ब्लू कलर सजेस्टिंग अ पीसफुल एंड सेरेन एटमोसफेयर. तो बहुत ही पीसफुल एटमोसफेयर बताया गया है सी का कि बहुत काम है, स्लो मूविंग है. ठीक है. व्हाट डज द लाइन नेवर लेट डाउन माय ब्राइट हेयर टेल अस अबाउट अमांडा? कि वो हमें अपनी इंडिपेंडेंस जीना चाहती है. ठीक है. वो एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लेना चाहती है. द लाइन नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर सजेस्ट दैट अमांडा इज डिटरमाइंड टू मेंटेन हर इंडिपेंडेंस एंड नॉट सकम टू एक्सटर्नल प्रेशर और डिमांड्स प्लेस्ड अपॉन हर. ठीक है. नेक्स्ट आता है द रीडर सिंपथाइजेस विद द स्पीकर इन द पोम. Support this opinion with the reason. So yes, the reader sympathizes with the speaker in the poem because the speaker's constant nagging and criticism of Amanda appears excessive and unrelenting, making Amanda's daydream an understandable escape. तो अमांडा का escape route क्या था अपने criticism से जो उसको उसकी मदर से मिल रही थी? डे ड्रीमिंग करना. ठीक है. तभी जो रीडर है they are very much sympathize with the speaker in the poem. ठीक है. So what do you think is the significance of the exclamation mark in the title of the poem Amanda? Amanda के आगे exclamation mark है, उसका significance क्या है? The exclamation mark in the title Amanda signifies the speaker insistence and perhaps frustration in trying to get Amanda's attention or convey their message, highlighting the intensity of the speaker's tone. Clear? Now, how would you characterize the speaker in the poem Amanda? List any two qualities supporting the reason of your choice with evidence from the poem. तो आपने बताना है आप स्पीकर को कैसे करेक्टराइज करोगे. सो यहाँ पे मदर को करेक्टराइज करना है. सबसे पहले शी वॉज क्रिटिकल एंड देन शी वॉज डिमांडिंग. क्रिटिकल क्यों? क्योंकि वो रिपीटेडली पॉइंट आउट कर रही है अमांडा को उसके फ्लॉज एंड उसकी शॉर्टकमिंग, जैसे बाइटिंग नेल्स, स्लाउचिंग, ईटिंग चॉकलेट, सल्किंग. This critical tone is evident throughout the poem as the speaker continuously admonishes Amanda. ठीक है. दूसरा डिमांडिंग की जो मदर है वो काफी डिमांडिंग है बिकॉज शी इज डिमांडिंग अमांडा's attention and compliance by using exclamation mark, questioning her actions such as asking if she had finished her homework, tidied her room or cleaned her shoes. This tone is insistent, reflecting the speaker's demanding nature. ठीक है. एक साइड से क्रिटिकल एक्सप्लेन करना है, दूसरी साइड से डिमांडिंग. Amanda is alone but not lonely in the world she envisions. Justify the statement with reference to any image she pictures in her mind. अलोन थी अपने डे ड्रीमिंग में बट हैप्पी थी. ठीक है. लोनली नहीं थी. तो कोई भी एक पिक्चर को एक्सप्लेन करना है. मर्मेड एक्सप्लेन कर सकते हो आप, ऑर्फन एक्सप्लेन कर सकते हो, रेपुंजल एक्सप्लेन कर सकते हो, कुछ भी एक्सप्लेन कर सकते हो. सो अमांडा इज अलोन बट नॉट ओनली इन द वर्ल्ड शी इन्विजन सच एज व्हेन शी इमेजिन्स हरसेल्फ एज अ मर्मेड ड्रिफ्टिंग इन अ लैंग्वेड एमरल्ड सी. In this image, Amanda finds a solace, happiness, contentment, indicating कि जो उसका इमेजिनेटिव वर्ल्ड है ना वहाँ पे उसको ज़्यादा कंपेनियनशिप मिल रही है, ज़्यादा हैप्पीनेस मिल रही है, ज़्यादा फुलफिलमेंट मिल रही है डिस्पाइट हर फिजिकल सॉलिट्यूड. नेक्स्ट आता है कमेंट ऑन द टोन ऑफ द स्पीकर व्हेन शी सेज विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा. तो मदर की टोन बतानी है व्हेन शी इज स्पीकिंग दिस लाइन. द टोन ऑफ द स्पीकर व्हेन शी सेज विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू अमांडा इज एक्सपिरेटेड एंड इरिटेटेड. ठीक है. द यूज ऑफ द एक्सक्लेमेशन मार्क emphasizes the speaker's frustration, annoyance. वो जो exclamation mark लगा हुआ है अमांडा के आगे उससे पता लग रहा है कि जो उसकी मदर है कितनी frustrated है, कितनी annoyed है. ठीक है. Amanda's attention and compliance but she continues to daydream and ignore their pleas. Clear?
दिस इज कैल्विन, ये कैल्विन है, अ करेक्टर फ्रॉम अ कॉमिक स्ट्रिप क्रिएटेड बाय बिल वॉटरसन. Do you think this might be something Amanda would say? Why not give your reason? It's not denial. It's just very selective about the reality I accept. So yes, Amanda's tendency to escape into her imaginative world in the poem suggests that she might resonate with the sentiment expressed by Calvin. हाँ, जिस तरीके से वो imaginative world में जा रहे हैं, तो yes, she might say कि ये denial नहीं है. It's just a very selective about the reality I accept. ठीक है, इट्स नॉट डिनाइल, आई एम जस्ट वेरी सिलेक्टिव अबाउट द रियलिटी आई एक्सेप्ट. क्यों? क्योंकि अमांडा जो है अपनी डे ड्रीमिंग यूज करती थी टू एस्केप फ्रॉम द नैगिंग, फ्रॉम द क्रिटिसिज्म जो उसकी मदर उसको दे रही है, वो उसे एक कोपिंग मैकेनिज्म की तरह यूज करती थी टू डील विद द कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म एंड डिमांड्स प्लेस्ड अपॉन हर बाय द मदर. She selectively embraces the imaginative reality she creates to find a solace and freedom for the real world's pressure and negativity. Clear? Justify the poet's allusion in Rapunzel in Amanda. तो पोएट का illusion, पोएट ने illusion यूज किया Rapunzel में, तो उसको justify करना है. So yes, it is justified as Rapunzel lived with a witch who would constantly keep check on her and had several rules to follow. Amanda too feel caged by the imposition जो उसकी mother ने उस पे डाला हुआ था. Amanda's desired peace in isolation like Rapunzel had in her tower, clarifying she will not let her down for anyone. Clear? फिर नेक्स्ट आता है, what advice might chatterbox Anne Frank have for the quietly imaginative Amanda. अब एने और अमांडा एक अलग अलग डिस्क्रिप्शन है. अमांडा बहुत साइलेंट डे ड्रीमर है, और जो Anne Frank है, she is very talkative. ठीक है, so present this as a conversation in the between the two. You may begin like this. Anne, gosh, you do run off into some strange world, don't you? Amanda नॉट करके बोलती है, well, Anne, I get it. Life can be overwhelming and sometimes escaping into your imagination is a way to cope. But remember, Amanda, while daydreaming is nice, don't forget to engage with the real world too. तो चैप्टर से रिलेट करके बोला आने ने कि भाई ठीक है, it is a way of escape from criticism, but इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओ. Amanda, how do you do it, Anne? You wrote so much even in such a difficult situation. Anne, writing was my way of making sense of the world and keeping a record of my thoughts and feelings. It helped me stay connected to reality even when it was tough. Maybe you can try expressing your thoughts and dreams through writing or art. Amanda, that sounds interesting. Anne, and don't be afraid to share your thoughts with others. Sometimes a little conversation can bring you back to reality while still keeping your imagination alive. Amanda, thanks, Anne. I'll give it a try. Annie, good. Remember, balance is the key to fulfilling life, to a fulfilling life. Clear? Next आता है, next question. Colin Wolson, an English author, said, your imagination should be used not to escape reality but to create it. Manifest करो, reality से भागने के लिए imagination मत करो. Compare, contrast Wanda and Amanda in the light of this author's opinion. So, Colson Wilson quote, your imagination should be used not to escape reality but to create it. Sheds light on the differing approaches of Wanda and Amanda in the poem. Wanda, in her imaginative stories about her 100 dresses, uses her creativity to contribute positively to her reality. She creates beautiful dresses in her mind. पर वैसे तो पता है ये क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि जो वोंडा वाला चैप्टर है ना वो है 100 ड्रेसेस. वोंडा वाला चैप्टर जो है ना वो है 100 ड्रेसेस, और ये ना चैप्टर डिलीट हो चुका है. सो दिस इज आउट ऑफ सिलेबस. दिस इज आउट ऑफ सिलेबस. क्लियर? देन वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. Look at the given image of the book cover. If the author Jason Kuteki were to ask a grown-up Amanda to help with the book by writing one of 8 secrets based on her experience, what might she share? Elaborate based on your understanding of the poem. और ये क्या? Escape adulthood, 8 secrets from childhood for the stressed out grown-up. Clear? So yes, if Jason Kuteki were to ask a grown-up Amanda for her input on his book Escape Adulthood, ठीक है, और ये पूरी बुक का नाम है, she might share a secret related to the power of imagination and the importance of retaining a childlike sense of wonder.
Amanda, based on her experiences in the poem, has a profound ability to escape into her imagination as a means of finding solace and tranquility amidst the demand and criticism of adulthood. She might emphasize the value of setting aside time for daydreaming, creative thinking, and escaping the stressor of daily life. Amanda could suggest that nurturing one's inner child, allowing movement of imaginative play, and embracing a world of making believe can provide adult with a much needed break from the pressure of grown up responsibilities. In a sense, Amanda's secret might revolve around the idea that retaining a connection to one's childhood imagination can be a powerful tool for reducing stress and find moments of joy and relief in the middle of adults life challenge. तो adult की life challenge में जो imagination है, it plays a very important role, ठीक है, अपना stress reduce करने के लिए, moment of joy ढूंढने के लिए. So that is why we can relate Amanda's daydreaming with this. Clear? Next आता है, read the quote given below carefully based on your understanding of the poem. Explain how and why this quote can be applied to the poem. So the quote, all grown up were once a child but only a few of them remember it, can be applied to the poem because it underscores the central theme of the poem, which is the contrast between imaginative childlike perspective and the pressure of adulthood. In the poem, Amanda represents the child who still remembers the innocence, wonder, and imaginative world of childhood. She escapes into her daydream to preserve the connection to her inner child. The speaker, on the other hand, symbolizes the adult who has forgotten or disregarded the importance of retaining the childlike perspective. तो mother के perspective को और Amanda के perspective को compare किया गया है. The speaker's constant criticism and demand reflect the stress and seriousness of the adulthood. The quote suggests that Amanda's ability to embrace her inner child through daydreaming is very much valuable quality that many adults lose, ठीक है, touch with as they grow up. Amanda's contrasting the world of imagination serve as a reminder of the innocence and creativity of childhood, which can offer solace and relief from the burden of childhood. फिर next आता है, you have been asked to present an evaluation of the approaches of mothers of both the baby seagull and Amanda. तो बेबी सीगल और अमांडा दोनों की मदर की अप्रोच करना है आपने टुवर्ड्स हेल्पिंग देयर चिल्ड्रन. ठीक है, अमांडा की मदर वाज ऑलवेज लैगिंग हर और बेबी सीगल की मदर ने बहुत अच्छे से उसको हेल्प किया था. राइट दिस प्रेजेंटेशन ड्राफ्टिंग इंक्लूड्स योर इनसाइट अबाउट 120 वर्ड्स कंपेयरिंग द अप्रोचेस ऑफ बोथ पेरेंट्स. यू मे बिगिन लाइक दिस. One acknowledges that parents, Amanda's mother and the baby seagull's mother, both, however, तो इसको आपने कंपेयर करना है, ठीक है, दोनों के मदर का पर्सपेक्टिव बताना है और फिर कंपेयर करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन. एक बार रीड करते हैं सीगल की मदर, अमांडा की मदर और दोनों का कंपैरिजन. ठीक है, अब सबसे पहले हम बेबी सीगल के मदर को डिस्क्राइब करेंगे इस क्वेश्चन में. द बेबी सीगल्स मदर वाज अ पेरेंट who wanted to better her child's life by pushing him out of his comfort zone and encouraging him to learn new skills. She believed that her son is capable of flying even though he was afraid and tried to motivate him by showing him how much fun it could be. तो उसकी जो सीगल की मदर थी उन्होंने अपने बेटे को कंफर्ट जोन से बाहर निकाला by encouraging him to learn new skill. ठीक है, वो ये बिलीव करती थी कि जो उनका बेटा है he is capable of flying, दो वो अफ्रेड है बट वो उसको फिर भी मोटिवेट करती थी और दिखाती थी कि भाई कि ये कितना फन हो सकता है. शी ऑल्सो ऑफर्ड हिम स्क्रैप्स ऑफ फिश टू रिवॉर्ड हिम फॉर हिज एफर्ट, विच इज ट्रूली अ काइंड ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट स्ट्रैटेजी. तो इसकी मदर ने क्या किया, उसको ऑफर भी किया कि उसको फिश स्क्रैप मिलेंगे अगर वो फ्लाई करेगा. तो इसे कहते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, वो उसको बंदे को मोटिवेट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए. हाउएवर द मदर्स अप्रोच ऑल्सो हैड सम ड्रॉबैक. बाय कॉन्स्टेंटली पुशिंग द बेबी सीगल टू फ्लाई, she was putting him in danger and risking his physical well-being. She also did not seem to acknowledge his fear and anxiety, which could be a source of stress for the baby seagull. तो यहाँ तक हमने पॉजिटिव पॉइंट बता दिए, बट उसके बाद हमें ये भी बताना था कि सेम मदर में थोड़े ड्रॉबैक्स भी थे, क्योंकि वो बेबी सीगल को कॉन्स्टेंटली फ्लाई करने के लिए बोल रही थी एंड शी वॉज पुटिंग हिम डेंजर, और उसके वो फियर को, एंग्जाइटी को इग्नोर कर रही थी, विच कुड बी अ स्ट्रेस फॉर बेबी सीगल. ठीक है, अब आते हैं अमांडा की मदर पे. Amanda's mother is depicted as a strict and critical figure who is presented as always correcting Amanda's behavior from her poster habits to her academic performance and personal hygiene. तो अगर मैं अमांडा की मदर की बात करूँ तो स्ट्रिक्टली क्रिटिकल थी, ठीक है, एंड शी ऑलवेज
ऑलवेज बेसिकली उन्होंने क्या किया था, शी ऑलवेज बेसिकली फोर्स्ड अमांडा टू चेंज हर बिहेवियर इन अ पॉजिटिव मैनर, ठीक है, फ्रॉम पोस्टर टू एकेडमिक परफॉर्मेंस, लेकिन उसको हमेशा वो करेक्ट करती थी, लेकिन नैग कर करके, ठीक है. while her intentions may be good, her methods are shown to be ineffective and in some cases harmful. उनके इंटेंशन जरूर अच्छे थे, लेकिन उनका मेथड उसको करेक्ट करने का वो सही नहीं था, ठीक है, समझ आया. बाय ओनली सर्व्स टू मेक अमांडा फील वर्स अबाउट हर सेल्फ, जिसकी वजह से अमांडा अपने आप के बारे में मतलब बेसिकली शी वाज लूजिंग हर सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो एक अपने इमेजिनेटिव वर्ल्ड में जीने लग गई थी. दिस ऑल्सो कॉजेज अमांडा टू फील लाइक शी कैन नेवर मेजर अप, लीडिंग हर टू सीक सोलेस इन इमेजिनरी वर्ल्ड एंड फैंटेसीज. The method of Amanda's mother do not come across as conducive to achieve this goal. Rather than focusing on Amanda's strength and encouraging her to develop them, she highlights her weakness and shortcomings. तो उसकी मम्मी हमेशा उसकी shortcomings को highlight करती थी और उसकी strength को highlight नहीं करती थी, ना उसको और strong करने की कोशिश करती थी. Amanda is thus left feeling undervalued, which could have negative impact on her self esteem and mental health. So हमेशा वो undervalued feel करती थी, जिसकी वजह से उसका self confidence, self esteem, mental health सब affect हुआ. Clear, समझ आया. अब comparison करते हैं अमांडा की मदर को और सीगल की मदर को. In comparison to Amanda's mother, the seagull's mother seemed to be more attuned to her childish needs, to her child's need and ability. She recognizes that the baby seagull is capable of flying and want to help him achieve his full potential. तो अगर दोनों का कंपैरिजन करें तो बेबी गर्ल, जो बेबी सीगल थी, उसकी जो मदर थी, उन्हें पता था कि जो मेरा सन है ही कैन फ्लाई, तो वो उसको और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही थी, रादर उसको नैक करने की जगह. हाउएवर शी मे नॉट बी टेकिंग इनटू अकाउंट हिज फियर एंड एंजाइटी व्हिच कैन नॉट बी एज जस्ट इंपॉर्टेंट टू हिज वेल बीइंग एज हिज एबिलिटी टू फ्लाई. इन कंट्रास्ट अमांडा की मदर की बात करें तो शी वॉज ओनली फोकस्ड ऑन करेक्टिंग हर डॉटर्स मिस्टेक, हर डॉटर्स flaws, and may not be paying attention on her strengths and abilities. Even though both mothers have good intentions and want to better their child lives, their method in part may be misguided or ineffective. The seagull's mother could benefit from being more sensitive to her child's emotion, while Amanda's mother could benefit from focusing on her daughter's strength and building her self-esteem. Ultimately, the best approach for both parents would be the one that would balance positive reinforcement with sensitivity to the child's needs and limitations. क्लियर. अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट पोम पे, और जो हमारी नेक्स्ट पोयम है वो है द ट्रीज बाय एंड्रिन रिच. ठीक है, अगर मैं ट्रीज की बात करूं तो यहाँ पे जो ट्रीज थे दे वर कन्फाइंड इन अ होम. ठीक है, कहाँ पे थे ये लोग कन्फाइंड थे एक घर में, एंड ये अपनी जड़ें निकाल के दे वर मूविंग टू द फॉरेस्ट. कहाँ मूव कर रहे थे? फॉरेस्ट में. एंड वाइल गोइंग टू द फॉरेस्ट दे वर सो हैप्पी. ओपन वर्ल्ड नेचुरल हैबिटेट में वो जा रहे थे अपने, और वो बहुत खुश थे. एंड इस टाइम पे जो पोएट थी वो साइलेंट थी बिकॉज शी वॉज नॉट हैप्पी अबाउट इट. ठीक है, और यहाँ पे ट्रीज को किससे कंपेयर किया गया है इस पोएम में? इस पोएम में ट्रीज को किया गया कंपेयर विमेन से. विमेन भी घर में कंफाइंड है, उनको घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता, लेकिन आज के वर्ल्ड में जब विमेन बाहर निकली है शी इज सो एक्साइटेड टू मेक हर ओन वर्ल्ड. ठीक है, तो दोनों को कंपेयर करते हुए हम ये पोएम समझेंगे. क्लियर. एंड इट इज रिटन बाय एंड्रिन रिच. क्लियर. अब हम इसकी समरी पे आते हैं. समरी क्या है? इन द पोएम आई इज द वॉइस ऑफ द स्पीकर ऑफ द पोएम. ठीक है, आई इज द वॉइस ऑफ द स्पीकर ऑफ द पोएम. ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे पोम द ट्रीज इज द वॉइस ऑफ is the voice with the body engaged in activity and sensing intrusion that are not organic to the convention of a nature poem. This is actually an unnatural poem. ये एक बिल्कुल ही unnatural poem है जो नरेट कर रही है स्ट्रगल ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ट्रीज. क्या नरेट कर रही है? एक स्टोरी जिसमें ट्री की स्ट्रगल्स के बारे में बताया गया है. ठीक है, ट्रीज कैसे अपने आप को कन्फाइंड जो ट्रीज है वो ऑलरेडी कन्फाइंड है, बंधे हुए हैं ग्रीन हाउस में. ठीक है, दे आर बेसिकली कन्फाइंड सराउंडिंग ऑफ अ ग्रीन हाउस एंड दे वांटेड टू फ्री देमसेल्फ. ठीक है, दो द ट्री थ्रू द ट्री दिस पोम डेमोन्स्ट्रेट द अनसुटेबिलिटी ऑफ द लैंग्वेज इटसेल्फ एज अ ग्रीन हाउस. The poetess is the witness for the tree's exudes, but making distance herself from participating in the making of something out of the spectacle. She can sit and write too. तो basically poet की अगर मैं बात करूँ तो poet is the witness
ये देखते हुए कि ट्रीज ने कितना स्ट्रगल किया एंड हाउ दे आर स्ट्रगलिंग टू मूव आउट ऑफ दैट हाउस. ठीक है, इवन दो द स्पीकर एड्रेसेस द ऑडियंस, हर ओन हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स एंड शी इज एन ऑडियंस एज वेल. यहाँ पे नरेटर उसके पोएट की बात की हुई है. शी इज सिटिंग एंड शी इज राइटिंग अ लेटर, लेकिन जो उसका माइंड है इट इज फुल ऑफ विस्पर्स. उसको किसकी विस्पर्स सुनाई दे रही है? उसको ट्रीज की विस्पर्स सुनाई दे रही है जो आपस में बात कर रहे हैं. एंड वो खुद ही एक ऑडियंस है, ऑडियंस में आती है जो ट्रीज को अपने कन्फाइंड जगह से अपने नेचुरल हैबिटेट में जाते हुए देखती है. ठीक है, we, however, the audience to the poem are compelled with the command. The speaker reaches across the barrier between poem and the audience, a transaction that occurs on the page and says for listening. So poet जो है वो she is asking us to listen very carefully कि जो trees है देखो whisper कर रहे हैं and they are so happy while they are moving out of the confined place. ठीक है, poetess articulates her consciousness of the many levels of inner and outer and the blurring of boundaries between them. In the poem, the trees are in the house of the poet. तो trees कहाँ पे है poem में? पोम में जो ट्रीज है दे आर इन द हाउस ऑफ द पोएट. ठीक है, उनके जो रूट्स हैं वो पूरी रात काम करते रहे हैं अपने आप को, उन जड़ों को अर्थ से बाहर निकालने के लिए, अपने आप को अर्थ से सेपरेट करने के लिए. देयर रूट्स वर्क ऑल नाइट टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स ऑफ द फ्लोर इन द वरांडा. लीव्स जो है दे आर मेकिंग एफर्ट्स टू मूव आउट ऑफ द ग्लास. ठीक है, ओपन डोर इज फॉर द नाइट and जो whole moon है and sky है they are available there, they are also witnessing the same thing. ठीक है, this tree is at the same time through the door, the smell of leaves still reaches back in. The tree is at the same time through the door, the smell of leaves still reaches back in. The speaker's head is another interior and implicitly entered by the whisper. The poetess is specially intrigued by the image of trees similar to newly discharged patients. अब यहाँ पे पोएट ने क्या किया? पोएटेस ने कंपेयर किया है ट्रीज को कि जब ट्रीज अपनी कन्फाइंड जगह से बाहर जा रहे हैं ना, घर से बाहर जा रहे हैं, फॉरेस्ट में जा रहे हैं, अपने नेचुरल सराउंडिंग में जा रहे हैं, तो उसको कंपेयर किया गया है न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट से. कि न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट की बात करें तो वो कितने ज़्यादा एक्साइटेड होते टू मूव आउट ऑफ द हॉस्पिटल, वैसे ही ये ट्रीज इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे टू मूव आउट ऑफ द हाउस. द पोएट इज मेकिंग अ कंपैरिजन टू द लॉन्ग क्रैम्प्ड ब्रांचेस विच आर शफलिंग अंडर द रूफ विद द न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट फ्रॉम द हॉस्पिटल. As they are moving towards the hospital doors after their long illness, the branches move cramped under the gaps with the roof. Therefore, they want to get out in the open to spread themselves in the fresh air. ठीक है, अब जैसे पेशेंट्स हॉस्पिटल से भागते हैं, ठीक है, फ्रेश एयर में, ठीक है, दे वांटेड टू मूव आउट ऑफ द हॉस्पिटल, वैसे ही ये ट्रीज है, दे आल्सो वांट फ्रेश एयर, दे आर कन्फाइंड इन द हाउस एंड दे वांटेड टू मूव आउट ऑफ द हाउस एंड गो टू देयर नेचुरल सराउंडिंग्स. क्लियर? अब इसकी थीम क्या है? द थीम ऑफ द पोम फॉर क्लास 10th इज दैट ट्रीज आर नॉट वेरी हैप्पी विद द एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स. जो ट्रीज है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बींग्स. द क्रक्स ऑफ द पोम इज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर. तो मेन मोटिव क्या है पोम का? इट इज टेलिंग द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द नेचर एंड द मैन. अ प्लांट इज ब्रॉट इनसाइड द हाउस when it is a sapling, but as it grows it gets suffocated with the limited space available. अब प्लांट को हम लेके आते हैं अपने घर में, लेकिन वो ग्रो के ट्री बन जाता है, बट ट्री जब वो बन जाता है वो जगह उसके लिए सफिशिएंट नहीं है, वो सराउंडिंग उसके लिए ठीक नहीं है बिल्कुल भी. सो इट डिपार्ट्स टू फील फ्री. द ट्रीज आर thus moving out from the poet's house to the forest to free themselves. Human must understand that their actions are impacting negatively on nature. ये जो actions है negatively impact कर रहे हैं nature पे, and mend their ways before it's too late. इससे पहले बहुत लेट हो जाए, हमें अपने तरीकों को थोड़ा बेटर कर लेना चाहिए, मेंड कर लेना चाहिए. अब आते हैं राइम स्कीम ऑफ द पोएम. राइम स्कीम क्या है पोएम की? कोई राइम स्कीम नहीं है. एंड ऑफ द वर्ड जो है हर लाइन के वहाँ राइमिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही. सो इट इज़ अ फ्री वर्ड्स. ठीक है, इट इज़ अ फ्री वर्ड्स. ठीक है, समझ आया? अब हम बात करते हैं पोएटिक डिवाइस की. तो ये है हमारा स्टैंजा 1. द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इन द फॉरेस्ट. The forest that was empty all these days, when no birds could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow.
द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। मैं एक बार ये एक्सप्लेन भी कर देती हूँ, ये जो भी ट्रीज है ना दे आर मूविंग, ठीक है, आउट इनटू द फॉरेस्ट, वो घर से बाहर फॉरेस्ट में जा रहे हैं, घर से वो अपने नेचुरल हैबिटेट में जा रहे हैं जो अभी तक एम्प्टी था, जो फॉरेस्ट इन पेड़ों की वेट कर रहा था। वो फॉरेस्ट जहाँ पे बर्ड भी नहीं बैठती थी, क्यों नहीं बैठती थी, क्योंकि सारे के सारे पेड़ तो घर में, और घर में बर्ड आ नहीं सकती, और बर्ड के पास बैठने के लिए बाहर जगह नहीं है, क्योंकि सारे के सारे जो पेड़ है वो घर में है। नो इंसेक्ट हाइड, फॉरेस्ट में ना इंसेक्ट भी हाइड होता है, लेकिन अंडर द ट्री, लेकिन वो ट्री है कहाँ, वो सारे के सारे ट्रीज घर में है। नो सन बरीज फीट इन शैडो, अब ट्रीज का क्या काम है, आपको शैडो देना, लेकिन जो ट्री घर में है उनको सनलाइट नहीं मिल रही, तो वो आपको क्या शैडो देंगे। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, तो जो फॉरेस्ट अभी तक एम्प्टी थे, ऑल दीज नाइट एम्प्टी थे, कल वो ट्री से भर जाएंगे, बिकॉज जो ट्रीज है दे आर मूविंग आउट टू द फॉरेस्ट। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या क्या पोएटिक डिवाइस यूज की गई है। पहली है पर्सोनिफिकेशन, द पोएट हैज पर्सोनिफाइड द सन यूजिंग बरी फीट फॉरहेड। ठीक है, अब मैं बताती हूँ पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, और ये मार्क भी कर देती हूँ। पर्सोनिफिकेशन वो होता है जब आप किसी भी चीज में ह्यूमन क्वालिटी डालते हैं, किसी भी थिंग में, एनिमल में, जब आप ह्यूमन क्वालिटी डालते हैं उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। अब सन बरी इट्स फीट, सन जो है अपनी फीट को बरी करता है, क्या सन के पास फीट है, नहीं है ना, तो वो बरी कैसे करेगा, ये ह्यूमन क्वालिटी डाली हुई है, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया पर्सोनिफिकेशन। क्लियर, व्हाट इज दिस इज पर्सोनिफिकेशन। अब आते हैं नेक्स्ट आता है इंजैबमेंट। ये इंजैबमेंट है, देखो द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया। अब यहाँ से देखो, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, एक लाइन, दूसरी लाइन आ गई वेयर नो बर्ड कुड सिट, तीसरी लाइन आ गई नो इंसेक्ट हाइड, फिर उसके बाद आ गया नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट विल बी फुल ऑफ ट्रीज। अब यहाँ से लेके, मैं बताती हूँ, यहाँ से लेके द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी से लेके यहाँ तक इंजैबमेंट यूज हुआ है। इंजैबमेंट क्या होता है, जब हम बिना पंचुएशन के नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू करते हैं, दैट इज इंजैबमेंट। क्लियर, अब आता है एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है, अभी हमने डिस्कस भी किया था, जब स्टार्टिंग ऑफ द टू लाइन्स में, स्टार्टिंग ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव या दो तीन कॉन्जिक्यूटिव लाइन में जो तीन चार लाइनें इकट्ठी हैं, उसका जो स्टार्टिंग वर्ड रिपीट हो रहा होता है वो होता है एनाफोरा। तो ये द फॉरेस्ट बेसिकली क्या क्या हो गया यहाँ पे, नो इंसेक्ट, नहीं द फॉरेस्ट नहीं होगा, नो इंसेक्ट होगा। वेट आई शो यू, ये मुझे लगा ये द फॉरेस्ट मैंने देख के बोल दिया, बट ये जो द फॉरेस्ट है वो लास्ट का लाइन है, तो ये नो इंसेक्ट, नो, ये दोनों नो जो है दिस इज एनाफोरा। क्या है ये, दिस इज एनाफोरा। क्लियर, अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, इमेजरी। इमेजरी क्या होता है, इमेजरी की अगर मैं बात करूं, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन। ठीक है, तो पूरे के पूरे स्टैंजा में इमेजरी यूज की गई है, फुल स्टैंजा यूजेस इमेजरी, हम इसको इमेजिन कर सकते हैं, दिस इज वेरी इजी टू विजुअलाइज। क्लियर, अब आते हैं हम सेकेंड स्टैंजा पे, ऑल नाइट द रूट वर्क्स टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स ऑन द वरांडा फ्लोर। तो पूरी रात रूट्स क्या कर रही थी, दे वर वर्किंग टू बेसिकली सेपरेट देमसेल्फ फ्रॉम द वरांडा फ्लोर। ठीक है, the leaves strain towards the glass, small twigs stiff with exertion, long crabs bows shuffling under the roof, like newly discharged patient, half dazed, moving to the clinic door. तो basically जो leaves है they are also moving towards the glass because they wanted to go out. ठीक है, जो small twigs है वो भी बहुत ज़्यादा exerted है। ठीक है, जो छोटे छोटे plants है वो भी exerted है, they are like discharged patient, आधे बेहोश है, and they wanted to go out to have a fresh air in the forest. तो ये एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, अब इसकी मैं बात करूँ तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पूरे के पूरे स्टैंजा में क्या यूज किया गया है, पूरे स्टैंजा में यूज किया गया है इंजैबमेंट। इंजैबमेंट क्या होता है, जब बिना पंचुएशन के वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट लाइन, दैट इज इंजैबमेंट। ठीक है, फिर आता है सिमली। सिमली आ गया, सिमली जहाँ पे कंपैरिजन किया जाता है लाइक और एज वर्ड यूज करके, यहाँ पे किया हुआ लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, मतलब जो प्लांट्स है उसको कंपेयर किया गया है विद न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट यूजिंग द वर्ड लाइक। तो ये क्या हो गई, ये हो गई सिमली।
क्लियर हो गई है सिमली। उसके बाद आता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो लेट मी जस्ट मार्क इट फॉर यू। स्मॉल ट्विग स्टिफ विद एक्सर्शन। एक्सर्शन तो ह्यूमंस को होता है ना, ट्विग्स को तो नहीं होता, प्लांट्स को तो एक्सर्शन नहीं होता, ठीक है। तो ये जो स्मॉल ट्विग्स है, ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है लॉन्ग क्रैम्प्ड बोज। बोज को तो, प्लांट्स को तो क्रैम्प नहीं आएंगे, ह्यूमन को आते हैं, तो ये ह्यूमन क्वालिटीज डाली हुई है दोनों में, तो ये हो गया आपका पर्सोनिफिकेशन। सो दिस इज पर्सोनिफिकेशन। क्लियर। उसके बाद आता है इमेजरी। इमेजरी क्या हो गया, ये पूरा का पूरा स्टैंजा जो है आपका, ये इमेजरी है, बिकॉज यस वी कैन इमेजिन एंड विजुअलाइज एवरीथिंग, सो दिस इज इमेजरी। क्लियर। आई होप आपको ये दो स्टैंजास के जो पैसेज है, तो पोएटिक डिवाइस है, वो समझ आए हो। अब आते हैं थर्ड स्टैंजा। I sit inside, door open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. तो यहाँ पे जो पोएट है, पोएट क्या कर रही है, शी इज सिटिंग इनसाइड द हाउस इन द ओपन वेरांडा एंड शी इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। व्हाइल राइटिंग अ लेटर शी इज सेइंग कि मैंने कहीं पे भी ट्रीज के डिपार्चर के बारे में मेंशन नहीं किया है, ठीक है। द नाइट इज फ्रेश, नाइट बहुत फ्रेश है, फुल मून है, शाइन कर रहा है इन द स्काई, द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम। तो स्मेल लीव्स की, लिचन्स की आ रही है, बिकॉज एवरीवन इज सो हैप्पी विद द फ्रीडम ऑफ द ट्रीज, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई कहाँ कहाँ पे पोएटिक डिवाइस यूज की गई है। तो मैं सबसे पहली पोएटिक डिवाइस ये बताती हूँ कि पूरे इसमें, पूरे स्टैंजा में यूज करी गई है इंजैक्टमेंट, व्हेन वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट एनी पंक्चुएशन। फिर आता है एलिट्रेशन, ठीक है। एलिट्रेशन में क्या होता है, जब दो वर्ड्स की, दो तीन वर्ड्स की स्टार्टिंग ऑफ द साउंड, वर्ड्स की स्टार्टिंग ऑफ द साउंड रिपीट हो रही होती है, जैसे लॉन्ग लेटर्स ल, एलिट्रेशन हो गया। फिर उसके बाद आता है फॉरेस्ट फ्रॉम, फॉरेस्ट फ्रॉम। फिर उसके बाद आता है स्काई स्टिल, ठीक है, क्या आता है, स्काई स्टिल। फिर आता है लीव्स एंड लिचन्स, ये सारे रेड रेड वाले क्या है, ये सारे रेड रेड वाले आपके एलिटरेशन है। क्लियर। उसके बाद आता है इमेजरी। इमेजरी में क्या आ जाएगा, इमेजरी में दो लाइनें आ जाएगी, एक तो नाइट इज फ्रेश द होल मून शाइन्स, एक लाइन ये हो गई, और एक हो गई स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन। यस वी कैन इमेजिन इट, वी कैन इमेजिन इट, दिस इज विजुअलाइजेशन, ठीक है, समझ आता है। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू स्टैंजा 4। My head is full of whisper, which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking, the trees are stumbling forward into the night. Winds rush to meet them, the moon is broken like a mirror, its pieces flash now in the crown of the tallest oak. तो वो पोएट बोल रही है कि जो मेरी हेड इट इज फुल ऑफ विस्पर्स, आई कैन लिसन द विस्पर्स ऑफ ऑल द ट्रीज, जो लेकिन आज तो मुझे सुनाई दे रही है, कल नहीं सुनाई देगी, कल साइलेंट हो जाएगी क्योंकि सारे ट्रीज यहाँ से जा चुके होंगे। वो कह रही है केयरफुली सुनो कि जितने भी ग्लास है दे आर ब्रेकिंग, जो ट्रीज है दे आर मूविंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, ठीक है। विंड आई है उनसे मिलने, विंड बहुत एक्साइटेड है। मून में जो नाउ ओक ट्री इज मूविंग आउट ऑफ द हाउस, और मून में उस ओक ट्री की शैडो दिख रही है, तो मून इज लाइक अ ब्रोकन मिरर, जिसमें हम टॉलेस्ट ओक ट्री की शैडो देख सकते हैं। सो इट इज द क्राउन टू द टॉलेस्ट ओक ट्री, ठीक है, समझ आया। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या पोएटिक डिवाइस यूज हुई है। सबसे पहले आ जाएगा सिमिली, ठीक है, सिमिली आ जाएगा जहां पे हम कंपैरिजन करते हैं यूजिंग द वर्ड लाइक। सो मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, ये हो गया सिमिली, यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है मून को लाइक अ ब्रोकन मिरर, ठीक है, तो ये हो गया सिमिली। फिर आता है इंजैबमेंट। इंजैबमेंट होता है व्हेन विदाउट एनी पंक्चुएशन वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लाइन, ठीक है, तो दिस इज इंजैबमेंट, ठीक है। उसके बाद आता है इमेजरी। द होल स्टैंजा कैन बी विजुअलाइज इजिली, तो पूरे के पूरे स्टैंजा में यूज करी गई है इमेजरी। क्लियर, पूरे स्टैंजा में यूज करी गई है इमेजरी। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर्स। अब हम क्वेश्चन आंसर्स इसके शुरू करते हैं। पहला है, इट इज बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट, और एक्सट्रैक्ट ये है, द ट्रीज आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डे, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these night will be full of trees by morning. Clear? तो पहला क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द सेंटेंस एप्रोप्रिएटली। इट इज क्लियर दैट पर्सोनिफिकेशन इज द पोएटिक डिवाइस यूज इन नो सन बरी इट्स फीट, ठीक है। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज की हुई है क्योंकि सन में ह्यूमन क्वालिटी डाली हुई है, ये बोल के बरी इट्स फीट, ठीक है। क्यों,
इट एक्सप्लेन्स हाउ एक्सप्लेन करना है अपने पर्सोनिफिकेशन इम्प्लाई कैसे हुई है. तो सन जो है वो नॉन ह्यूमन है और नॉन ह्यूमन में हमने ह्यूमन फीचर डाले हुए हैं कि भाई सन के अपने फीट है. ठीक है, समझ आया. The poet has used the poetic device in the given line. What effect does she wish to create by to its use? No bird could sit, no insect hide, no sun. तो बेसिकली यहाँ पे जो पोएट है वो एम्फोसिस कर रही है कि यार यहाँ पे ना बर्ड बैठ सकती है, ना इंसेक्ट हाइड कर सकते हैं, ना सन की कोई शैडो है. क्लियर. State whether the following statement is true or false. The extract uses tree as a symbol of for conservative people. जो act है, जो trees है, क्या वो symbol है for conservative people? No, ऐसा कुछ भी नहीं है. This is false. Select the appropriate option to complete the sentence according to the extract. The idea of a forest that has been empty all these days is empty all these days. क्या forest empty है? No, it is unnatural. So yes, it is unnatural. ठीक है, समझ आया. वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. हाउ डज द यूज ऑफ इंजैबमेंट इम्पैक्ट दिस एक्सट्रैक्ट. अब इंजैबमेंट नहीं है तो इट क्रिएट्स मोमेंटम. जहाँ इंजैबमेंट नहीं होता वो इसलिए नहीं होता क्योंकि वहाँ पे मोमेंटम क्रिएट करना होता है. सो इट फोर्सेस फ्रीक्वेंट पॉजेस. नो. इट सिंप्लीफाइज द मीनिंग. नो. इट बिल्ड्स मोमेंटम. येस, इट बिल्ड्स मोमेंटम. ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है अगेन इट इज बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट. लेट्स रीड द एक्सट्रैक्ट. All night the roots work to engage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strains towards the glass, small twigs stiff with exertion. Long cramped boughs shuffling under the roof like newly discharged patient, half dazed moving to the clinic doors. Clear? तो पहला क्वेश्चन है चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द एग्जांपल ऑफ एक्सर्शन. एक्सर्शन मतलब थकना, उसका एग्जांपल बताना है आपने. Neha had been up all night keeping accounts and now she is resting. So is she exerted? Yes, she is exerted. She is tired now. Swati was running for 5 miles non-stop last evening. Now is she exerted? Yes, she is exerted now also. Hemant is watching his favorite show and having snacks. तो क्या अपना favorite show और snacks खाते हो आप थकते हो? No. Clear? Sachin helped a senior citizen board a flight in the morning. तो ये भी करके आप नहीं थकोगे. So option A, that is 1 and 2. Clear? Choose the image that represents the main object of the extract literally. ठीक है, image बतानी है. तो यहाँ पे हम trees की बात कर रहे हैं तो it is this option 4. Clear? Now we are moving on to the next. Okay, choose the correct option that mentions the correct poetic device against the correct example. क्या ये simile है long bow craft? No. ये simile नहीं है. ये भी मेटाफर नहीं है, ये उल्टा लिखा हुआ है. स्मॉल ट्विग स्टिफ विद एक्सर्शन, ये पर्सोनिफिकेशन है क्योंकि ट्विग को बोला हुआ है कि दे आर एक्सर्टेड, वो थक गए हैं. तो ह्यूमन क्वालिटीज ट्विग्स में डाली हुई है. लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट. येस, प्लांट्स आर कंपेयर टू न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट यूजिंग द वर्ड लाइक. तो ये सिमली है. रीफ्रेन अंडर द रूफ. नो. सिमली नो. पर्सोनिफिकेशन रीफ्रेन. तो भाई ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर 2. क्लियर. नेक्स्ट आता है लॉन्ग क्रैप्ड एंड हाफ डेज्ड आर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड वर्ड. चूज द ऑप्शन दैट डज नॉट करेक्टली फिट द डेफिनेशन ऑफ द सेम. कौन सा है जो डेफिनेशन से अप्लाई नहीं करता? डिस्चार्ज, यस, नहीं. इट डज नॉट करेक्टली फिट. बैक स्टेज फिट करता है. कम बैक फिट करता है. टू वर्ड फिट नहीं करता. नाइटहुड फिट नहीं करता. तो डिस्चार्ज नहीं फिट करता, टू वर्ड फिट नहीं करता और नाइटहुड फिट नहीं करता. दैट इज 1, 4 and 5. क्लियर. ऑप्शन ए. नेक्स्ट आता है चूज अपॉन ऑप्शन लिस्टिंग द इमेज दैट द पोम मेटाफोरिकली रिप्रेजेंट. मेटाफोरिकली जो पोम रिप्रेजेंट कर रही है वो चूज करना है आपने. चूज ऑप्शन लिस्टिंग द इमेज. हाँ, ऑप्शन 1 ये है, मेटाफोरिकली रिप्रेजेंट कर रही है. सो दिस इज ऑप्शन डी, मेटाफोरिकली. ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? Next, the phrase newly discharged patient suggests that the trees क्या थे? Angry or irritated? नहीं, कहीं पे भी नहीं पड़ा. Discontent and disturbed in need of support from clinic staff? No. Misunderstood or mistreated? No. Unwell, unhappy and in need of medical help or remedy, but now they are crude and ready to venture out and
live their lives. So yes, they were unwell or unhappy and they need medical help or remedy, but now they are crude and ready to venture and live their lives. Clear? Next आता the extract talks about trees breaking out of the confined spaces. This is a reference to women. So क्या होगा? A shifting away from domestic confines. Yes, इसका यही होगा, shifting away from domestic confines. Next आता है based on the extract, choose the option that lists most likely symbolic meaning of 1 to 4. This is 1 2 3 4. ठीक है, समझ आया? ए है caution women restriction individuality. नहीं, individuality caution ideas women no. Restriction, the first वाला restriction करता है, हमें restrict कर देता है घर के आगे. Second is women, trees are compared to women in poem. Yes, correct. Third is opportunities. Yes, opportunity to move out of the house. And yes, the fourth one is individuality. Yes, तो yes हम ये बोल सकते हैं कि इस केस से this is first one हमें restriction होती है, ये कंपेयर किए गए हैं women से, ये बाहर आ गए, this shows individuality, and fourth one is giving us opportunity. Clear? Next again is multiple choice question based on the extract. Extract क्या है? I sit inside doors open to veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. ठीक है? So yes, the poet talks about the house as a place of confinement. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रीज है वो कन्फाइंड है, तो होगा अ प्लेस ऑफ कन्फाइनमेंट. द पोएट यूजेस indefinite article for sky instead of definite one. This is so because the poet is referring to A, the ceiling of the veranda as a sky. No, some part of the sky still left open for women to explore away from limitations and set by patriarchal norms. So this is absolutely correct. ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन. द एक्सट्रैक्ट यूजेस ओपन ट्वाइस सजेस्टिंग डिफरेंट मीनिंग्स. पिक द वर्ड दैट लिस्ट द करेक्ट मीनिंग रिस्पेक्टिवली. एंट्री पॉइंट एंड वास्टनेस नहीं, ओपन का मतलब ये नहीं है यहाँ पे. शेयरिंग अ कॉमन स्पेस, ग्रेट व्यू नो. अलाइंग एक्सेस एंड विजन एक्सपांस ऑफ स्पेस. यस, अलाइंग एक्सेस टू मूव आउट एंड विजन एक्सपांस ऑफ स्पेस. क्लियर? Choose the option that does not state the meaning of underlying word. I scarcely mention. Scarcely mention मतलब उन्होंने बहुत tactfully बोला था. Sorry, scarcely mention. Tactfully, hardly मतलब I hardly mention, मैंने mention नहीं किया. I barely mention, मैंने नहीं mention किया. I only just mention कि मैंने ज़रा सा mention किया. यहाँ पे tactfully नहीं आएगा. So hardly, barely, only just is the reference of scarcely. ठीक है? Choose the option that correctly depicts the imagery of the last two lines. Last two lines क्या है कि भाई oak trees है, they are moving out और उनकी shadow आएगी moon में. So yes, option 3 is the correct one. Clear? Next question. In the poem The Trees, the poet compares the trees to newly discharged patient. Why? List two reason. तो उन्होंने क्योंकि दोनों trees और जो पेशेंट्स है दे आर कन्फाइंड. ठीक है, वो उस जगह कन्फाइंड है जो उनके लिए बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है. ठीक है, सो द ट्रीज आर प्लांटेड इन पॉट्स और टब्स इन द हाउस एंड द पेशेंट्स आर कन्फाइंड टू हॉस्पिटल बेड्स. बोथ द ट्रीज एंड पेशेंट्स आर स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव इन दीज अननेचुरल एनवायरमेंट. समझ आया? और दूसरा जो ट्रीज और पेशेंट है दे आर ईगर टू रिटर्न टू देयर नेचुरल सराउंडिंग. ठीक है, फिर उसके बाद द ट्रीज लॉन्ग टू रिटर्न टू द फॉरेस्ट एंड द पेशेंट्स लॉन्ग टू रिटर्न टू home. Both these trees and the patients know that they will only be able to thrive in their natural forest, natural environment. Both the trees and patient are weak and vulnerable. Yes, both the trees and the patient need time to heal and recover. Correct. Both the trees and patient need support from the other in order to thrive. Clear? Next, the process of moving out was tedious for the trees. The statement, तो जो process है moving out का वो काफ़ी tedious मतलब बहुत tiring था for the trees. Why? So the process of moving out was tedious for the trees in the poem The Trees by Adrian Rich. The poet compares the trees to newly discharged patient and convalescent. ठीक है, ये सजेस्ट करते हैं कि भाई वो बहुत ही वीक है, बहुत वल्नरेबल है, एंड दे आर डिस्क्राइबिंग द ट्रीज एज बीइंग एक्सपोज्ड टू हार्श एंड अनफेमिलियर एनवायरनमेंट एंड आर स्ट्रगलिंग टू एस्केप फ्रॉम द हाउस. These images and metaphors suggest that the process of moving out was tedious and difficult for trees. Clear? फिर नेक्स्ट आता है the trees have been shown to
have human qualities in the poem. जो trees है उससे human qualities दिख रही है poem में. So yes, justify the statement by giving 2 example. तो yes, एक तो ये था कि भाई like a newly discharged patient, ठीक है, इसमें ह्यूमन क्वालिटी डाली हुई है. लॉन्ग क्रैम्प्ड बोस, ह्यूमन क्वालिटी डाली हुई है. सन बेयर फीट वाला डाला हुआ है, ठीक है. सो स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, दैट मीन्स दे आर मूविंग फॉरवर्ड इन द नाइट, तो ये भी ह्यूमन क्वालिटी डाली हुई है. तो ये सब इसमें आएगा. सो द डिस्क्रिप्शन ऑफ लॉन्ग क्रैम्प्ड बोस शफलिंग अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट ह्यूमनाइजेस द tree likening them to patients leaving a hospital, conveying a sense of vulnerability and transition. And when the poem mentions the trees stumbling forward into the night, it imbues them with human-like awkwardness, uncertainty, as if they are taking hesitant step like a person might when moving in the dark. Clear? Then we are moving on to the next question. The poet symbolizes woman as forest, not trees. A poet ने symbolize करा woman को as forest, not trees. What does this suggest? In Andren Rich poem, the poet symbolizes woman as forest, not tree. This suggests that women are a diverse and interconnected group essential to the health and well-being of society. That how women are so important to the society. The poem reminds us of the need to protect and nurture women just as we need to protect and nurture our forest. I would also add that the poet's symbolism of women as forest suggests that women are resilient and adaptable. Just as forests can withstand a variety of challenges, women have shown themselves to be resilient in the face of oppression and adversity. फिर next आता है, the poet says that her head is full of whispers, wherein the whisper symbolizes forces of negativity and restriction. Explain with why the poet says this. अगर मैं poet की बात करूँ, एंड्रिन रिच, उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि जो basically whispers हैं, they are the forces of negativity and restriction that she experiences as a woman in a patriarchal society. So she can feel that negativity क्योंकि उनके साथ खुद ये सब चीजें हो रही थी. So that is why she has written this poem. ठीक है. These whispers may come from her own internalized self-doubt, from the expectation of others, or from the system of oppression that surrounds her. The poet suggests that these whispers are constantly trying to silence her and to prevent her from reaching her full potential. However, the poet also suggests that she is resisting these whispers, that she is determined to find her own voice. The poem is a powerful reminder of the challenges that women face in patriarchal society. It is also the reminder of the importance of resisting these challenges and finding our own voice. Clear? Next आता है, change never comes easy. Justify the quote from the trees. So yes, the change never comes easy. It's justified in the context of the poem The Trees by Adrian Rich. The poem describes the process of moving trees out of the house into the forest, which is symbolic of the challenges that people face when they are trying to achieve freedom and liberation. तो freedom और liberation से उसको compare किया गया. The trees in the poem are reluctant to leave the house because they are afraid of the unknown and pain of the change. तो they are reluctant to move out क्योंकि उन्हें नहीं पता कि बाहर उनके साथ कैसा behave होगा. However, they eventually realize that they must leave the house in order to thrive. तो उन्हें end में लगा कि अगर हमें और आगे बढ़ना है, जीना, then we have to move out of this house. The poem suggests that the change is often difficult and painful, but is also necessary for growth and transformation. The trees in the poem learn that change is not easy, but is worth it. Clear? Next, the forest undergoes tremendous transformation overnight, discussed with reference to the poem. So yes, there was an tremendous transformation overnight. पहले forest जो था बिल्कुल खाली था, and it was full of trees by next morning. So yes, forest undergoing a tremendous transformation overnight. This transformation is symbolic of the power of change and the importance of freedom. The trees break free from the house and return to the forest, transforming it into a place of freedom and vitality. The poem reminds us that change is possible even when it seems impossible, and that freedom is essential for growth and flourishing. Clear? Now we are moving on to question number 11. The poet uses trees as a symbol for women, breaking patriarchal notion. The poet ने tree को use किया as a symbol of women who are basically breaking patriarchal notions. So let's read. Do you agree? Yes, I agree with the poet. Use of tree as symbol of for women breaking patriarchal notions. Trees are often seen as a symbol of strength,
resilience and growth, as well as femininity and fertility. In the context of the poem, the trees can be seen as representing women who are breaking free from the constraint of the patriarchy, a system of oppression that gives power to men and devalues women. तो basically यहाँ पे जो trees है they are compared to women, trees are moving out of the house, women are breaking patriarchal society, तो दोनों situation को compare किया गया. The poem describes the trees are being moved out of the house and into the forest, which can be seen as a metaphor for women who are breaking free from the confines of the patriarchy and finding their own place in the world. So it is difficult for the trees now to find their place in the world, and it is difficult for the women who are breaking their patriarchy rules to find their own world. Correct? The forest can be seen as a place of freedom and liberation where the trees can grow and flourish. Overall, I believe that the poet's use of tree as a symbol for women breaking patriarchal notion is very effective, as the trees are powerful symbol of resilience, growth and transformation. फिर नेक्स्ट आता है द पोम एंड्स ऑन अ नोट ऑफ विक्ट्री जस्टिफाई विद रेफरेंस टू द लिटरल एंड सिंबॉलिक मीनिंग. So yes, the poem The Trees by Andren Rich ends on a note of victory, both literally and symbolically. Literally, the trees have broken free from the house, trees free हो गए, and they are returned to the forest where they are free to grow and thrive. Symbolically, जो tree की victory, it represents the victory of women over the patriarchal society. The poem's ending is a powerful message of hope, inspiration, suggesting that we can all find victory even in the face of oppression and adversity. Clear? फिर नेक्स्ट आता है द पोम द ट्रीज appears to be about trees, the environment, deforestation, afforestation. On a deeper level, we discover that Andren Rich is expressing her concern about women and their emancipation. Elaborate with reference to the poem. तो ये बोल रहा है कि पोम जो ट्री है उससे लगता है हम डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन, इन्वायरमेंट ये सब की बात करेंगे, लेकिन अगर हम इसके डीपर लेवल पे जाते हैं, डीपर अंडरस्टैंडिंग में जाते हैं, तो यहाँ पे जो ट्रीज है दे आर सिंबॉलिक टू वुमेन. ठीक है, तो उसको इलेबोरेट करना है. सो येस, द पोम द ट्रीज बाय एंड्रेन रिच इज अ पावरफुल मेटाफॉर फॉर द ऑपरेशन ऑफ विमेन. जैसे घर में ट्रीज बंद है, वैसे विमेन भी घर पे बंद है ड्यू टू पेट्रियार्कल सोसाइटी and the struggle of women's emancipation. The trees in the poem are confined to the house, which can be seen as a metaphor for the domestic sphere. The trees are also described as being newly discharged, patient and convalescent, suggesting that women who have been oppressed by the patriarchy society are often wounded and vulnerable. ठीक है, the tree's journey back to the forest can be seen as a metaphor for women's struggle for freedom and liberation. The trees encounter many obstacles on their journey, but they are determined to reach their destination. In the end, the trees reach the forest and are able to grow and thrive, which can be seen as a metaphor for women who are able to break free from the patriarchy and live full and meaningful lives. The poem's ending is a message of hope and inspiration. It suggests that even when we are faced with oppression and adversity, we can still find freedom and liberation. The poem is also relevant to the contemporary world as women continue to face oppression and discrimination in many parts of the world. The poem reminds us that we must continue to fight for women's right and equality. Clear? And now this is the last question from this poem. You have been chosen to address a student gathering from the neighborhood school to speak on the resilience of the human spirit required to transcend discrimination. Prepare the speech not more than 120 words with reference to the commonality of the theme in Nelson Mandela Long Walk to Freedom and the Trees of Andren Rich. You may begin like this. Good morning, everyone. Today, I would like to discuss two pieces of literature that offer a powerful insight into the resilience of human spirit required to transcend discrimination. Both works share some common themes. Both Mandela's excerpt and Rich's poem address the issue of discrimination. Mandela speaks of how his own experience of discrimination made him more determined to fight against it. He emphasized the need to move beyond the divides created by race, gender, and class. Similarly, Rich's poem acknowledges the discrimination faced by the tree, that is, women, which are often overlooked and undervalued. She argues that these trees deserve to be recognized and appreciated just as living beings should be. क्लियर समझ आया या नहीं आया? तो यहाँ पे उन्होंने ट्री को वुमेन से करा हुआ है और बोला गया कि वुमेन जो है आज तक डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही है. शी इज कंपेयरिंग द ग्रोथ ऑफ ट्रीज विद द ग्रोथ ऑफ विमेन, और अगर विमेन को ग्रो करना है, शी हैज टू मूव आउट ऑफ हर हाउस. जस्ट एज ट्रीज गोज फ्रॉम द अर्थ एंड रीच फॉर द स्काई, women too are rooted in their past, but they need to strive out towards a better future
breaking free from the chains of oppression and discrimination. Thank you. अच्छा, एक क्वेश्चन और दो क्वेश्चन और है. Let's discuss this as well. I thought 14th class test. Imagine you are a senior journalist covering the events of trees moving. Pen down a 120 word submission for weekly newspaper. Title क्या है आपका? Change include a brief note of change. Change पे लिखना है. Change this week. Okay. It was a movement to behold. The trees long ensnared within the confines of veranda have embarked on a journey of transformation and liberation. मतलब जो trees है वो transformation और liberation की journey पे चल पड़े हैं. Last night as I stood witness to this extraordinary spectacle, I could not help but reflect on the broader implication of change. कि change कितना important है. The roots of these trees, once deeply entrenched in the veranda floor, now strain to break free, much like individuals seeking to escape the constraint of routine and convention. Their leaves and twigs reach out towards the glass, a poignant reminder for our innate desire to connect with the outside world. This even serves as a powerful metaphor for the human experience. We too must summon the courage to disengage from our comfort zone, break free from the cracks in our own lives, and reach for new horizons. Change, as exemplified by these trees, can be arduous, but it is essential for growth and renewal. In their struggle, I found inspiration and a call to embrace change, no matter how challenging it may be. Clear? Last question. Imagine yourself to be the tallest oak among the tree. Write a speech motivating the other trees to work hard in order to move out of the house, out of the veranda, into the forest. The importance of working together पे लिखना है. ठीक है? Dear fellow trees, I stand before you today as the tallest oak among us, but remember that our strength lies not in height, but in unity and determination. I see how charged up you all are to move away from the confines of the veranda and return to our rightful home, that is the forest. Our journey may not be easy, but it is vital. Just as my towering branches are supported by my sturdy roots, we must work together to break free from the cracks in the veranda floor. The importance of working together cannot be overstated. Each root, each leaf, each branch contribute to our collective effort. Let us draw inspiration from the wind that rushes to meet us and the moon's fragment that crown our ambition. We are symbol of nature's resilience, and our return to the forest signifies renewal and growth. Stay committed, stay connected, and remember, together we can overcome any obstacle. The forest awaits, and it is our shared destiny to reclaim it. Let us work hard and move forward for our freedom and our future. Thank you. Clear? Now, the trees khatam, important questions, poetic device khatam. Now we are moving on to the next poem, and our next poem is Fog, which is written by Carl Sandburg. यहाँ पे फॉग की जो मूवमेंट है, किसकी बात कर रही हूँ? फॉग की जो मूवमेंट है, इट इज कंपेयर्ड टू द मूवमेंट ऑफ कैट. किसकी मूवमेंट से कंपेयर करी गई है? मूवमेंट ऑफ कैट. क्लियर? जिस तरीके से कैट आती है बहुत साइलेंटली, शी सिट्स एंड लुक एट द सिटी, अपने हाउंचेस पे बैठती है और सिटी पे देखती है और साइलेंटली चली जाती है. वैसे ही फॉग है, साइलेंटली आती है और साइलेंटली चली जाती है. तो यहाँ पे फॉग की मूवमेंट को कंपेयर किया गया है कैट की मूवमेंट से. क्लियर? इट इज रिटन बाय कार्ल सैंडबर्ग. सो पोएट सेज दैट fog is generally seen during the winter season. ये तो आपको पता ही है कि winter season में देखी जाती है, and it is coming towards the city and the harbor just like a cat. This means that it is approachable. The city is very silent in manner. बहुत ही मतलब टिची सिटी में आती है, लेकिन बहुत ही शांत तरीके से आती है कि उसको कोई नोटिस भी नहीं करता, उसके अराइवल को कोई नोटिस नहीं करता. एंड उसने कंपेयर किया गया उसके अराइवल को कैट के अराइवल से, क्योंकि जो कैट है बहुत साइलेंटली एंटर करती है. ठीक है? नेक्स्ट ही सेज दैट फॉग पूरी सिटी को कवर करती है, हार्बर पे बैठती है. ठीक है? बाय फोल्डिंग इट्स लेग, जैसे कैट लेग फोल्ड करके बैठती है हाउंचेस पे, एंड शी लुक्स अराउंड, इट लुक्स अराउंड. वैसी फॉग पूरी सिटी में फैल जाती है, अपने लेग फोल्ड करके बैठ जाती है एंड इज लुकिंग ऑल ओवर द सिटी. ठीक है? समझ आया? एट द एंड ही डिस्क्राइब्स कि जो फॉग का डिपार्चर है, जब फॉग जाती है वो भी बहुत साइलेंट होता है और अनप्रिडिक्टेबल होता है. अगेन इट इज सिमिलर टू द डिपार्चर ऑफ द कैट, जो चुपचाप साइलेंटली वैनिश हो जाती है. क्लियर? सो दिस इज द समरी ऑफ द पोम. अब हम थीम रीड करते हैं. द एथेरियल
Enigmatic nature of fog and its effect on the senses are the central theme in Carl Sandburg's poem. Fog, according to the poem, the onset of the fog is likened to the appearance of silky grey blanket that covers the city and muffles sound to produce a sensation of calm and silence. The poem addresses the notion that fog has the power to change the familiar into foreign and to hide the world's reality. The poem emphasizes how nature may change us and how it affects our senses and emotion. ठीक है, अब नेक्स्ट आती है राइम स्कीम की बात. कोई भी राइम स्कीम नहीं है यहाँ पे. इट इज अ फ्री वर्स. ठीक है, बिल्कुल ही फ्री वर्स है. ठीक है, अब हम बात करते हैं पोइटिक डिवाइसेस की. पोइटिक डिवाइसेस की अगर आपने बुक खोल रखी है तो आप बुक में मार्क कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्टैंजास तो नहीं लगे हुए, बट यहाँ मैंने एग्जांपल्स मेंशन की में क्यों है. सबसे पहले आता है एसोनेंस. एसोनेंस क्या होता है? जब वॉवल की साउंड किसी सेंटेंस में काफी प्रोमिनेंट होती है उसे एसोनेंस कहते हैं. जैसे अ, ई, ए, आई, ओ, यू किसी की भी हो सकती है. जैसे इट सिट्स लुकिंग, आई की साउंड काफी प्रोमिनेंट है इसमें. द फॉग कम्स, ओ की साउंड काफी प्रोमिनेंट है इसमें. ठीक है, समझ आया? तो यहाँ यूज हुआ है एसोनेंस. कॉन्सोनेंस क्या होता है? कॉन्सोनेंस ये होता है कि जब कॉन्सोनेंट साउंड पूरे वॉवल्स के अलावा जितने भी लेटर्स होते हैं उनकी साउंड काफी प्रोमिनेंट होती है, सेंटेंस में रिपीट हो रही होती है, उसे कॉन्सोनेंट बोलते रहते हैं. लाइक ऑन लिटिल कैट फीट, लिटिल कैट फीट ऑन एसोनेंस. कहीं पे भी वॉवल की साउंड प्रोमिनेंट नहीं है, बाकी सारी साउंड ज़्यादा प्रोमिनेंट है. लिटिल कैट फीट, ल सर्फ, ल क फ. ठीक है, समझ आया? फिर उसके बाद ऑन साइलेंट हंचेस, साइलेंट हंचेस. ठीक है, ह चिज. फिर उसके बाद साइलेंट, ये पूरी कॉन्सोनेंट की साउंड रिपीट हो रही है. इमेजरी, इमेजरी मीन्स विजुलाइज करना, इमेजिन कर रहा है. द फॉग कम्स, वी कैन इमेजिन. On little cat feet, cat is like sitting on a little cat feet, we can imagine. It sits looking, बैठी हुई है, देख रही है, we can imagine that, right? फिर आता है मेटाफर. मेटाफर जब हम ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते हैं दैट आर डिफरेंट इन नेचर. ठीक है, वहां पे आपका जो होता है मेटाफर यूज हुआ होता है. ठीक है, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच एन इम्प्लाइड कंपैरिजन मेड बिटवीन ऑब्जेक्ट दैट आर डिफरेंट इन नेचर. द पोएट शोज फॉग को मेटाफर किया गया. फॉग को किससे कंपेयर किया गया? कैट से. एंड दे आर बेसिकली नॉट सिमिलर इन नेचर, दे आर वेरी मच डिफरेंट. फॉग एंड कैट आर वेरी मच डिफरेंट इन नेचर. क्लियर? उसके बाद पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन, फॉग को पर्सोनिफाई किया गया है. फॉग कम्स, फॉग गोस, फॉग सिट्स. ठीक है, समझ आया? तो ये क्या हुआ है, एक ह्यूमन की क्वालिटी फॉग में डाली गई है. ठीक है, सिंबोलिज्म. ठीक है, किसको कंपेयर किया है, किसको सिंबलाइज किया गया है? अगर मैं सिंबोलिज्म की बात करूँ, फॉग फीट, हार्बर, सिटी. ठीक है, दे आर शोइंग द लिंक बिटवीन मैन, लिंक ऑफ नेचर ऑफ मैन एंड प्रोग्रेस. ठीक है, ये हो गया आपका सिंबोलिज्म. क्लियर? तो ये फिगर ऑफ स्पीच आपकी यूज की गई है. अब हम आते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे. सो द फॉग कम्स ऑन अ लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हाउसेस एंड देन मूव्स ऑन. What does the poet mean by little cat feet? Little cat feet का मतलब, little cat feet जब cat आती है तो वो साइलेंस रिप्रेजेंट करती है और केयरफुल स्टेप्स लेती है. उसी तरीके से फॉग आती है एंड इट रिसेंबल्स द फीट ऑफ द कैट. So little cat feet here represents the silent and careful steps of a cat. The way fog comes resembles the steps of a cat. Haunches means hips, sitting on haunches like this. ठीक है, the fog look over फिर आता है haunches का हो गया. How is the fog looking over the harbor and the city? The fog looks over the harbor and the city by sitting on its haunches like a cat. ठीक है, it sits looking, it सिट्स लुकिंग. फॉग को मेटाफर किया गया, तो ये हो गया मेटाफर यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पे फॉग को किससे वो कंपेयर किया गया है? कैट से कंपेयर किया गया है. क्लियर? नेक्स्ट, हाउ डज द पोएट कंपेयर अ फॉग टू अ लिविंग बीइंग? फॉग को कैसे लिविंग बीइंग से कंपेयर किया गया है? कैट से कंपेयर किया है. ठीक है, द पोएट कंपेयर्स द फॉग टू अ कैट. The silent steps of a cat and the way it sits on haunches is very similar to the way fog comes and surround the cities and look over it. ठीक है, what image does the poet give to the fog? What are the similarity between image and fog? The कौन सी image दी है? cat की image दी है. So the poet looks at the fog as a living creature and compares it to a cat. The fog moves like a cat on a little cat feet and sits on haunches like a cat.
Now difficulties come but they are not to stay forever, they come and go. अब जैसे fog आती है but it is not forever to stay, it will come and go. वैसे ही life में difficulties हैं, they come and then they go. So difficulty when faced by the people tend to leave them hopeless and shattered. ठीक है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज किसी भी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए बहुत करेज चाहिए. इफ वी टेक अ क्लू फ्रॉम द पोम एंड कंपेयर्स डिफिकल्टी टू फॉग, we can say that just like fog, difficulties also come and go. One need not be hopeless and lose courage when problems come. One should rather think of it as a fog, meaning that it has not come to stay forever but all will always leave like fog. एंड ये जो लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा वो ये है, नेचर हैज मेनी वंडर्स दैट पीपल टेक फॉर ग्रांटेड एंड नेवर पे अटेंशन टू. हाउ इज द पोम फॉग डिफरेंट फ्रॉम दिस perspective? The poet has taken utmost pleasure in nature and natural phenomena like fog. Fog is so special to the poet that he cared enough not only to write about it but also think of its resemblance with other things in the world. In his close attention to fog, he found fog resembles a cat in the way it moves and sits on its haunches. The fact that such a resemblance was found by the poet shows how connected he is to various things in nature. The poem serves as a motivation for people who takes nature for granted to find such interesting comparison and similarities around them. तो यहाँ पे हमारी ये पोम भी खत्म हो गई. नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विद टू पोम, दैट इज द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन एंड फॉर एनी ग्रॉगरी, जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो में आएगी. सो येस, आई विल बी मीटिंग यू गाइज सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय एवरीवन.